चलो नोट करेंगे सॉलिड स्टेट। चलो नोट करेंगे अब सॉलिड स्टेट चैप्टर, सही ना। सॉलिड स्टेट, सॉलिड्स क्या होता है, ये अभी सबने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ लिया। सॉलिड्स क्या होते हैं? जिसका डेफिनेट शेप हो, डेफिनेट वॉल्यूम हो। अच्छा समय सही है। डेफिनेट शेप हो, डेफिनेट वॉल्यूम हो, उन्हें कहेंगे, डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, उन्हें क्या बोलेंगे? सॉलिड। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये सब मैं बता चुका हूँ स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर। पार्टिकल्स क्या होंगे? बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे। सो इट हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड क्या है? पानी को मैं कहीं पे भी डाल दूंगा तो क्या होगा? पानी को कहीं पे भी डाल दिया तो क्या हो जाएगा उससे? वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा। क्लियर? क्या करेगा? वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा। तो ये इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, सही ना। तो क्या कहते हैं, और गैसेस का तो ना तो डेफिनेट शेप होगा ना डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस का क्या होगा? ना डेफिनेट शेप होगा ना डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड क्या है? जिसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो मूव कर सकते हैं ओनली अबाउट इट्स मीन पोजीशन। कई कई बार पूछते हैं क्वेश्चन कि व्हाई इट हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, तो एक सिंपल सा आंसर, मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी हाई, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी हाई। ये क्या है? सॉलिड। जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? अबव रूम टेम्परेचर। जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? अबव रूम टेम्परेचर अंडर आइडेंटिकल अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एक मिनट। चलो एक बार ये क्लियर हो गया। सॉलिड्स क्या है? ये क्लियर हो गया कि नहीं? सॉलिड्स जिनका डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, वो क्या है? सॉलिड। क्यों डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स काफी क्लोज होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर काफी हाई होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो हाई होते हैं इसके, इसलिए। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है इसके अंदर। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज मैंने बताई हुई है पहले, स्पेशली मैं टर्म्स क्या पता यूज करूं इसके अंदर आगे। आइसोमॉर्फस क्या होता है और पॉलीमॉर्फस क्या होता है? आइसोमॉर्फस क्या होता है? किसी को ध्यान है? ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया हुआ है, आइसोमॉर्फस। पॉलीमॉर्फस। आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म दोनों टर्म मैं यूज कर चुका पहले। आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फ्स क्या होते हैं? जैसे मैंने एग्जांपल बहुत बार लिया, K2SO4, डिस्टेंस K2SeO4, जिनका सेम क्रिस्टलाइन फॉर्मूला हो, जिनका क्या हो? सेम क्रिस्टल, ऐसे डिफरेंट कंपाउंड्स हैं बट विद सेम स्ट्रक्चर, सेम क्रिस्टलाइन फॉर्मूला, है ना। ये एग्जांपल ले लिया, इसके अलावा और भी ले सकते हैं एग्जांपल। एग्जांपल लिया जैसे FeSO4.7H2O, क्रिस्टलाइन फॉर्मूला सेम होना चाहिए। एंड ZnSO4.7H2O या MgSO4.7H2O। ये ग्रीन विट्रियोल, ये ग्रीन विट्रियोल है, ये व्हाइट विट्रियोल, ये पता होना चाहिए। ग्रीन विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल, ये पता होना चाहिए। और एक एप्सम सॉल्ट होता है MgSO4.7H2, ये सब क्या है? आइसोमॉर्फस। ये
आइसोमॉर्फस हैं, ऑल आर आइसोमॉर्फ। या फिर इसके अलावा एलम्स ले सकते हैं हम, एलम जैसे K2SO4 पोटेश एलम, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसका आइसोमॉर्फ क्या बनता है? ये पोटेश एलम है, पोटेश एलम फिटकरी जिसे कहते हैं, फिटकरी जो किचन वगैरह में प्रेजेंट होता है। इन केस ऑफ ए कट लीडिंग टू ब्लीडिंग, ये अप्लाई करते हैं, सही ना, ब्लड को कोगुलेट कर देता है ये। तो क्या कहते हैं, एक तो ये, और इसका आइसोमॉर्फ क्या होगा? क्रोम एलम। क्रोम एलम क्या है? K2SO4 डॉट Cr2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। ये एलम भी क्या है? आइसोमॉर्फ। ये दोनों क्या है? आइसोमॉर्फ। जैसे मैंने दिया, अगर MgSO4, ध्यान देंगे, MgSO4 और से ले लिया MgCO3, क्या ये दोनों आइसोमॉर्फ्स हैं? बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके, जो मैंने केमिकल बॉन्डिंग में कराए होंगे। MgSO4 MgCO3, क्या ये आइसोमॉर्फ्स हैं? नो सर। रीजन? सर ऑक्सीजन ऊपर 4 है, नीचे 3 है। नहीं नहीं, ये कोई कंसेप्ट नहीं है। एनायन का वो देखो स्ट्रक्चर क्या सेम आएगा? नहीं आएगा ना सर। सल्फेट आयन की हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3 सल्फर की। और MgCO3 में कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या आएगी? sp2। नहीं समझ आई बात? हाँ सर। सही ना? तो इसलिए ये दोनों आइसोमॉर्फ्स नहीं है, ये आइसोमॉर्फ्स नहीं है। अच्छा, पॉलीमॉर्फ्स का भी एग्जांपल नोट कर लेंगे, सिर्फ डिटेल तो मैं नहीं ले रहा हूँ, एग्जांपल नोट करेंगे। एक कंपाउंड है, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट मैनी स्ट्रक्चर्स ऑफ ए सिंगल कंपाउंड, मैनी स्ट्रक्चर ऑफ ए डिफरेंट कंपाउंड, मैनी स्ट्रक्चर्स ऑफ ए सिंगल कंपाउंड, सॉरी सिंगल कंपाउंड, मैनी स्ट्रक्चर ऑफ ए सिंगल कंपाउंड। जैसे मैं अगर लूं एग्जांपल ले लें इसके अंदर ZnS का, ZnS के दो फॉर्म्स, एक होता है जिंक ब्लेंड ए, और एक होता है स्पेलहेराइट। ये भी आगे यूज भी करूंगा। जिंक ब्लेंड ए ZnS फॉर्म है, ये भी ZnS फॉर्म, ये भी है, ये भी ZnS फॉर्म है, लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर ना, अभी चेक करेंगे कि एक यूनिट सेल में 4 फॉर्मुला यूनिट्स आएंगे, Zn4S4 होगा ये, और ये आएगा Zn6S6। तो मैंने क्या बोला इसके अंदर? मैनी स्ट्रक्चर्स ऑफ ए सिंगल कंपाउंड, मैनी स्ट्रक्चर्स ऑफ ए सिंगल कंपाउंड। और ये सेम टर्म है इन केस ऑफ सिंगल एलिमेंट। अगर सिंगल एलिमेंट है तो इसे क्या बोलेंगे हम? एलोट्रोपी। एलोट्रोपी तो पढ़ रखा है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन 2 और मोर फॉर्म्स। जैसे कार्बन के एलोट्रोप्स कौन कौन से हैं? डायमंड एंड ग्रेफाइट। बकमिस्टर फुलेरिन। बहुत सारे पढ़ाए हैं मैंने। डायमंड, ग्रेफाइट, तीसरा कौन सा था? फुलेरिन्स। बकमिस्टर नहीं फुलेरिन। यार, हाँ बकमिस्टर फुलेरिन, जिसमें कार्बन 60 भी होता है, कार्बन 70 भी होता है। याद आ गया कि नहीं? है कार्बन 5 मेंबर रिंग कितनी होंगी, 6 मेंबर रिंग कितनी होंगी, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरिन, ये इलेक्ट्रोड किसके हैं? कार्बन के। ऐसे ही फास्फोरस के कौन से थे? व्हाइट, रेड एंड ब्लैक फास्फोरस, है ना, वो 12th में पढ़ेंगे डिटेल में। एक बार डायमंड ग्रेफाइट के बारे में याद है किसी को कि नहीं? ये मैं टर्म्स कुछ यूज करूंगा इसके अंदर, इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें। डायमंड और ग्रेफाइट से रिलेटेड कुछ ध्यान है? कौन सा इसमें से दोनों में हाइब्रिडेशन क्या होती थी कार्बन की? दोनों में कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या थी? देखो डायमंड तो sp3, कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3 थी, कार्बन ये था ना, और दो कार्बन, एक सामने दिखेगा तुम्हें और एक कहाँ दिखेगा? बैक साइड डैश पे। ये है हर एक कार्बन, जब ये कार्बन है तो इससे भी ऐसे जुड़ा होगा, ये कार्बन, ये कार्बन, मतलब इससे भी हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड होंगे, एक इधर तो एक बैक साइड ऐसे। तो ये पूरा नेटवर्क बनेगा। एक कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या आएगी इसमें? sp3। पूरा नेटवर्क बनेगा इसमें। बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, 400 किलो जूल पर मोल से भी ज्यादा की एनर्जी होती है, इसलिए बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। इसलिए डायमंड क्या है? एक कोवेलेंट सॉलिड, और एंड इज यूज्ड एज एन एब्रेसिव। एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एब्रेसिव मींस इट इज यूज्ड फॉर कटिंग टूल्स। डायमंड इज यूज्ड एज एन एब्रेसिव, क्योंकि इसके अंदर क्योंकि ये क्या है? एक नेटवर्क सॉलिड है, क्लियर, एक नेटवर्क, कोवेलेंट नेटवर्क बनता है इसका, प्रॉपर बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई होती है, देयरफॉर इट इज वेरी हार्ड एंड इज यूज्ड फॉर कटिंग टूल्स। इसलिए इसको एब्रेसिव की तरह यूज करते हैं। इसलिए इसको कैसे यूज करते हैं? एज एन एब्रेसिव। कार्बन की हाइब्रिडेशन इसके अंदर sp3 है। अब सारे बॉन्ड्स इसके अंदर फिक्स्ड हैं, सारे बॉन्ड्स इसके अंदर फिक्स्ड हैं, तो क्या होगा? सारे बॉन्ड्स फिक्स्ड है इलेक्ट्रिसिटी तो क्या? पास नहीं होगी। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी इसमें से, क्लियर।
इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी क्योंकि सारे बॉन्ड्स फिक्स हैं, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं, मैं बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ग्रेफाइट का भी। अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं तो ये होता है स्ट्रक्चर इसके अंदर। ये किसका स्ट्रक्चर आएगा? ग्रेफाइट का। हाँ, समझ आ गया कि नहीं है? ये ग्रेफाइट का, हाँ ये ऐसे कंटिन्यू है इसका, ये कंटिन्यूड होगा स्ट्रक्चर इसका आगे। ये ऐसे, ये ऐसे, ये कंटिन्यूड स्ट्रक्चर है पूरा इसका। तो इसमें तुम्हें दिख रहा होगा कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है इसके अंदर क्या होगा? कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन की नहीं इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, चेक करो। ये एक लेयर दिखाई है मैंने, ये एक लेयर, जैसे एल्यूमिनियम की एक प्लेट मान लो, एक एल्यूमिनियम की प्लेट है, ये एल्यूमिनियम की एक प्लेट मान लो उसके अंदर तुम। नहीं समझ आई बात? ये ग्रेफाइट की एक लेयर बन गई। ऐसे बहुत सारी लेयर्स बनेंगी जैसे पेजेस ऑफ ए बुक, एक पेज के ऊपर दूसरा पेज, दूसरे पेज के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, इस तरीके से। और कंप्लीट लोकलाइजेशन दिख रहा है रेजोनेंस की वजह से। देखो उधर, ये दिखेगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना यहाँ पे ऐसे, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा कि नहीं ऐसे? Yes. नहीं समझ रही बात? सो देयर इज कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। इसलिए ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट क्या है? एक बहुत अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें जैसे एक लेयर ये बनी है ना, तो ऐसे डिफरेंट लेयर्स के ऊपर ये डिफरेंट हेक्सागोनल लेयर्स जो बनती हैं, ये ऐसे लेयर्स बनेंगी इसके अंदर। ये ऐसे बनेंगी, सेम ऐसे नीचे बनेगा ये दूसरी लेयर। तो इनमें बहुत वीक फोर्सेज होंगे, इनके अंदर क्या होंगे? बहुत ही वीक फोर्सेज होंगे। इसलिए ग्रेफाइट जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट क्या सॉफ्ट, तुम सोचो ना ग्रेफाइट कहाँ यूज होता है, तुमने देखा होगा। ग्रेफाइट जो लेड की पेंसिल्स होती है ना, उसमें ग्रेफाइट प्रेजेंट होता है। लेड की पेंसिल है लेकिन प्रेजेंट क्या है उसके अंदर? ग्रेफाइट। जो ब्लैक वाला पार्ट होता है पेंसिल के अंदर, देखा ना, वो तो सॉफ्ट होता है। सही हाँ ना, सर। वो सॉफ्ट होता है। तो ग्रेफाइट क्या है? सॉफ्ट है। और डायमंड क्या है? बहुत हार्ड है। दोनों के अंदर क्या? कार्बन, एक के अंदर कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 है, दूसरे के अंदर कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। तो ये मैंने एक तरीका दिखा दिया, जैसे पेजेस ऑफ ए बुक तुम सोच सकते हो, ये रख दिया मैंने ऐसे। कुछ ऐसा अरेंजमेंट कह लो। ये एक के ऊपर एक बहुत सारी लेयर्स बनी, समझे कि नहीं? लाइक पेजेस ऑफ ए बुक। तो ये क्या है? डिफरेंट लेयर्स जो हैं, ये एक लेयर, ये पूरी क्या है? एक लेयर, ये पूरी एक लेयर, ये नीचे दूसरी लेयर, ऐसे चल रही है। और ये दोनों जो लेयर्स हैं एक दूसरे के ऊपर वीक वीक फोर्सेस से अट्रैक्टेड होती हैं। देयरफॉर दे कैन स्लिप ओवर वन अनदर। ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो सकती हैं। इसलिए ग्रेफाइट क्या है? एक बहुत अच्छा लुब्रिकेंट है। ग्रेफाइट क्या है? बहुत अच्छा लुब्रिकेंट। ये सब मैं बता चुका तुम्हें पी ब्लॉक में। जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रहा है तो मैंने समझा दिया तुम्हें आपने। वाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ आ गई बात कि नहीं है? बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स स्पेशली। सही ना? बोलते हैं ग्रेफाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसलिए ग्रेफाइट गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। थर्मल कंडक्टिविटी नो डाउट डायमंड की ही ज्यादा है। एक कॉर्नर को हीट करेंगे तो पूरा का पूरा डायमंड हीट अप हो जाएगा। तो थर्मल कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा है? डायमंड की। लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा है? ग्रेफाइट। तो ये मैंने तुम्हें यहाँ समझा दिया है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे आगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। दो तरीके के सॉलिड्स हैं। दो तरीके के सॉलिड्स हैं, इन्हीं में डिफरेंस हमें स्टडी करना है। एक है क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन, और दूसरा है अमॉर्फस। बहुत प्रॉपर नोट्स बनाना है इनके। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होंगे? जिसके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का, जिसमें पार्टिकल्स क्या होंगे? बिल्कुल एक डेफिनेट पैटर्न में एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा। देखो ऐसे, इस तरीके से। मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं उसमें।
एक डेफिनेट अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का। ये एक डेफिनेट, यहाँ ए बी ए बी बी ए बी ए ए बी ए बी बी, मतलब एक प्रॉपर अरेंजमेंट है पार्टिकल का, एक जैसा अरेंजमेंट होगा। ये है पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट। और जो एमॉर्फस होगा उसमें उसमें क्या होगा, इररेगुलर अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का। किसी भी डायरेक्शन में जाओगे एक रैंडम अरेंजमेंट मिलेगा। जैसे यहाँ पे ए है, फिर बी, फिर बी, फिर ए, फिर ए बी ए ए बी 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 ए, समझे कि नहीं? ये क्या मिलेगा, इररेगुलर अरेंजमेंट मिलेगा पार्टिकल्स का। कहीं पे भी ए का आइटम आ सकता है, कहीं पे भी बी का आइटम आ सकता है। तुम एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल और सोच सकते हो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट किस फॉर्म में होता है, एक चौक की फॉर्म में भी है, लाइमस्टोन की फॉर्म में भी है, मार्बल की फॉर्म में भी है, सही ना? तो चौक क्या है, एमॉर्फस फॉर्म है। मार्बल क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। ये चौक क्या है, एमॉर्फस फॉर्म है ना। चौक तो सॉफ्ट है, गिरता है तो टूट जाता है। मार्बल तो ऐसा नहीं होता, मार्बल हार्ड होता है काफी। तो चौक से हम बोर्ड के ऊपर लिख सकते हैं, मार्बल से लिख नहीं सकते, समझे कि नहीं? तो देखो एक ही कंपाउंड है, उसके डिफरेंट फॉर्म्स है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है, एक एमॉर्फस फॉर्म है। अदरवाइज तुमसे एमॉर्फस की कभी भी कोई एग्जांपल पूछेगा तो दिमाग में रखना, प्लास्टिक्स, रबड़, ग्लास, ये 3 बेस्ट एग्जांपल है। या फिर कोई भी पॉलीमर जिसके आगे वर्ड पॉली लिखा हो ना, वो एग्जांपल किसका है, एमॉर्फस का। जैसे पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, समझ कि नहीं है, पॉलीस्टाइरीन, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। तो जिसके आगे वर्ड पॉली लिखा हो, यहां से पहचान मिल जाएगी कि हाँ ये एमॉर्फस है, ये एमॉर्फस है। पॉलीथीन है, पॉलीप्रोपीन है, इस टाइप से। प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, रबड़ हो गया, ये सब भी पॉलीमर्स ही हैं। तो ये एग्जांपल किसके हैं, एमॉर्फस के। तो यहाँ सबसे बेसिक टर्म मैंने क्या बताई तुम्हें कि इसके अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर एक डेफिनेट अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का, एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का, और एमॉर्फस के अंदर इररेगुलर अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का। कोई डाउट यहाँ पे? नहीं सर। तो ये यहाँ पे मैंने बता दिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट इसके अंदर देखो, जो ध्यान से सुनेंगे, इसके अंदर अगर तुम शॉर्ट रेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर अगर तुम शॉर्ट रेंज में भी चेक करोगे तो अरेंजमेंट ऐसे ही आएगा, ए बी ए बी ए बी, इस तरह से। लॉन्ग रेंज पे चेक करोगे, यहां तुमने चेक किया इतने एरिया में, अरेंजमेंट ऐसा ही है। इधर भी चेक करोगे तो यहाँ पे भी ए फिर बी फिर ए फिर बी, ऐसे ही आएगा। इसमें अरेंजमेंट ऐसे ही आएगा। इसमें एमॉर्फस के अंदर समझ आई बात नहीं है, एमॉर्फस के अंदर तुम कह लो कि एट द मोस्ट शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा, वो भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। एट द मोस्ट शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा कि ए बी एक जगह आ गया, फिर दूसरे लॉन्ग रेंज पे चेक करोगे तो कभी भी सेम नहीं आएगा। तो एट द मोस्ट दे कैन हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो जो क्रिस्टलाइन पार्ट्स हैं एमॉर्फस सॉलिड के, उनको बोलते हैं क्रिस्टलाइट्स। इसमें तुम शॉर्ट रेंज में भी चेक करोगे तो पार्टिकल अरेंजमेंट एक जैसा होगा, लॉन्ग रेंज पे चेक करोगे तो भी पार्टिकल रेंज, यहाँ पास में चेक कर लो या दूर चेक कर लो, पार्टिकल का अरेंजमेंट सेम होगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट रेंज में पार्टिकल अरेंजमेंट एक जैसा आ सकता है, लेकिन लॉन्ग रेंज में कभी भी नहीं आएगा। एट द मोस्ट एमॉर्फस सॉलिड्स कैन हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। जो इसके क्रिस्टलाइन पार्ट्स होते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स में, जहां पे तुम्हें दिख गया ए बी छोटी सी रेंज में दिख गया, इसको बोलेंगे क्रिस्टलाइट्स। इसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइट्स। Crystalline parts of amorphous solids are called as crystallites. Crystalline parts of amorphous solids are called as crystalloids. तो इसका दूसरा पॉइंट क्या बन गया कि इसके पास शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी है एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी है। इसके पास एट द मोस्ट, जानना जरूरी नहीं ये भी हो शॉर्ट रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होगा कभी, लॉन्ग रेंज ऑर्डर कभी भी नहीं होगा। समझ आ गई बात की नहीं है? ये समझ आ गया कि नहीं? यस सर। सर क्रिस्टलाइन पे शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी है। हाँ, नेक्स्ट नोट करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग पॉइंट, इनके डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट है। मतलब मैं इसे बोलूंगा 1100 केल्विन पे इसको मेल्ट करना है तो 1100 केल्विन पे ही मेल्ट करेगा ये। मतलब हाँ, प्रैक्टिकली तो पता ही है तुम्हें, 1100 का 1101 हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, दे विल मेल्ट ओवर, मतलब इसको मेल्ट करना है तो कहेंगे 800 से 850 केल्विन के रेंज में मेल्ट करेगा।
ये मेल्ट करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ये मेल्ट करेंगे एक रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मेल्ट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एमोर्फस सॉलिड्स मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये एक रेंज में मेल्ट करेंगे। इसका डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन है, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब इसको मेल्ट करना है तो तुम्हें अगर एनर्जी देनी है 500 किलो जूल की, तो 500 किलो जूल की एनर्जी जाएगी, इसमें एक रेंज होगी, समझे कि नहीं? डेफिनेट हीट्स ऑफ फ्यूजन वो मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड ही है, 2 पॉइंट बना दिए इसी के। डेफिनेट हीट्स ऑफ फ्यूजन, इसमें क्या बोलेंगे? इनडेफिनेट हीट्स ऑफ फ्यूजन, इनडेफिनेट हीट्स ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मींस फ्यूज करना मतलब मेल्ट करना, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना। इनडेफिनेट हीट्स ऑफ फ्यूजन, इनडेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया इसका, तो ये लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर तुम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कट करोगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कट करोगे तो एक क्लीन क्लीवेज आएगी, एक रेगुलर कट आएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कट करोगे तो क्या आएगा? एक रेगुलर कट, सही ना? एक रेगुलर कट आएगा। और इसमें इरेगुलर कट, जैसे अगर मैं बात करूं प्लास्टिक्स की, अगर प्लास्टिक्स को काटोगे तो क्या आएगा? इरेगुलर कट आएगा ना। और अगर रबड़ को काटेंगे तो भी इरेगुलर कट आएगा। तो एक का क्लीन क्लीवेज है, एक का रेगुलर कट है और एक का इरेगुलर कट है, समझे कि नहीं? तो क्रिस्टलाइन को क्लीन क्लीवेज बोला, एमोर्फस को कौन सा क्लीवेज बोला? देखो उधर इसका डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन मैंने बता दिया ना, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, इनडेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, कौन से वाले? एमोर्फस वाले। और ये जो होंगे क्रिस्टलाइन, दे मेल्ट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये आ गया। और रेगुलर कट समझ आ गया? रेगुलर कट आएगा किसमें? क्रिस्टलाइन के अंदर। दे हैव क्लीन क्लीवेज और रेगुलर कट, इसमें रेगुलर कट होगा, इसमें इरेगुलर कट। जैसे प्लास्टिक को, ग्लास को, रबड़ को अगर कट करेंगे तो क्लीन क्लीवेज नहीं आती है, क्लीन क्लीवेज नहीं आती है। तो इसमें इरेगुलर कट आएगा, इसमें रेगुलर कट। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको लिख मत देना पेपर में। जैसे अगर बटर को कट करते हैं तो रेगुलर कट आएगा, क्लीन क्लीवेज आएगी। लेकिन ब्रेड को कट करेंगे तो इरेगुलर कट आएगा। एक एग्जांपल दिया है, तो कुछ ऐसा ही होता है इसके अंदर, क्रिस्टलाइन के अंदर। क्रिस्टलाइन के तो बहुत सारे, जितने भी एग्जांपल तुम बोलोगे ना, कोई भी केमिकल फॉर्मूला, NaCl है, K2SO4 है, कॉपर है, कोई भी ब्रास हो गया, जो भी तुम्हारे आयनिक सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड है या मेटेलिक सॉलिड है, सब एग्जांपल्स इसके हैं क्रिस्टलाइन के। एमोर्फस के एग्जांपल कौन से वाले? पॉलीमर्स वाले। एमोर्फस के एग्जांपल कौन से हैं? पॉलीमर्स वाले। तो इसीलिए इन्हीं को बोलते हैं ट्रू सॉलिड्स। ये क्या है? ट्रू सॉलिड्स हैं। ये कौन से सॉलिड्स हैं? ट्रू सॉलिड्स। ये ट्रू सॉलिड्स हैं और ये इमेजिनरी सॉलिड्स है, स्यूडो सॉलिड्स। जैसे ग्लास है, ग्लास एक्चुअल में सॉलिड नहीं है, ग्लास को हम क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास क्या होता है? इट इज सुपर कूल्ड लिक्विड ऑफ वेरी हाई विस्कोसिटी। तुम देखोगे ना, जो थिक ग्लास पेन्स होते हैं, विंडो ग्लास पेन्स होते हैं, वो तुम्हें दिखेगा नीचे से तुम थोड़ा सा थिक दिख रहा है और ऊपर नहीं दिखेगा, नीचे की तरफ थिक दिखता है, बिकॉज ग्लास इज ए super cooled liquid of very high viscosity and has tendency to flow. Glass is a super cooled liquid of very high viscosity and has tendency to flow. इसीलिए ऐसा, समझ गए कि नहीं? है तो ये ध्यान रखना, ये ट्रू सॉलिड्स हैं क्रिस्टलाइन वाले, एमोर्फस वाले स्यूडो सॉलिड्स हैं। एमोर्फस वाले क्या है? स्यूडो सॉलिड्स। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब यहाँ पे ध्यान देंगे, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आइसोट्रोपी, एनआइसोट्रोपी। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इसके अंदर, पेपर में अलग से भी पूछते हैं इसको। आइसोट्रोपी, एनआइसोट्रोपी। बताओ क्रिस्टलाइन, आइसोट्रोपी मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि सेम होंगी हर एक डायरेक्शन में, तो उन्हें उसे बोलेंगे आइसोट्रोपी। इफ प्रॉपर्टीज लाइक से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अगर ये सेम है हर एक डायरेक्शन में तो इसे बोलेंगे आइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी इफ प्रॉपर्टी लाइक
refractive index, surface tension, electric conductivity, thermal conductivity, they are same in all the directions, then this is called as isotropy. And if they are not same in all the direction, then it is called as anisotropy. बताओ आइसोट्रोपी वाली प्रॉपर्टी कौन शो करेगा, क्रिस्टलाइन की अमोर्फस? ये प्रॉपर्टी कौन शो करेगा? क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? आइसोट्रोपिक होंगी, एनाइसोट्रोपिक होंगी? आइसोट्रोपिक। हाँ, बस यही उल्टा लिख के आते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है एनाइसोट्रोपिक। ये ध्यान रखना, इसका मैं प्रूव कर रहा हूँ इसको। एनाइसोट्रोपिक, ये एनाइसोट्रोपी शो करेगा, सही ना? क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टी जो है हर एक डायरेक्शन में सेम नहीं होंगी, ये एनाइसोट्रोपी शो करेगा और ये आइसोट्रोपी शो करेगा। ध्यान रखना, यही उल्टा लिख के आते हैं। इसमें क्या है, किसी भी डायरेक्शन में तुम चले जाओ, देखो जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसके अंदर मैंने लिया ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ये ए है, ये बी है, ये ए, ये बी, ये ए, सॉरी बी, फिर ए बी, ए बी, ए बी, ए। अब तुम जैसे इधर गए तो क्या क्या आया? पहले इस डायरेक्शन में गए, अगर रेज हमने छोड़ी यहाँ पे, तो इस डायरेक्शन में क्या गई? ए आया, फिर बी एटम आया, फिर सी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, ऐसे आ रहा है। अब ऐसे ही इस डायरेक्शन में जाओ तुम, क्या आ रहा है? ए आ रहा है, डिफरेंट आ गया कि नहीं? किसी भी, अब इस डायरेक्शन में चले जाओ तो क्या आ रहा है? बी 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 आ रहा है। तो किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो, क्या प्रॉपर्टी सेम आ रही है? किसी डायरेक्शन में कोई एटम मीट हो रहा है, किसी डायरेक्शन में कोई एटम मीट हो रहा है पहले, तो दिस इज कॉल्ड एज एनाइसोट्रोपी, विच इज शोन बाय क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। और अगर एमोर्फस है, तुम चाहे किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, एक रैंडम अरेंजमेंट मिलेगा। हर एक जगह क्या मिलेगा? एक रैंडम अरेंजमेंट मिलेगा। इसलिए आइसोट्रोपी शोन बाय अमोर्फस सब्सटेंसेस, एनाइसोट्रोपी शोन बाय क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। इसको गलत मत लिख के आना, पेपर में यही गलत लिख के आते हैं। पूरा समझा दिया तरीके से। इसमें क्या है, जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस है, तुम चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाओ, क्या होगा? सेम एटम, सेम टाइप का अरेंजमेंट नहीं आ रहा है। रेज अगर जा रही है किसी डायरेक्शन में, तो सेम टाइप का अरेंजमेंट नहीं आ रहा है। लेकिन एमोर्फस के अंदर किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, हर जगह क्या आएगा? रैंडम अरेंजमेंट। देयरफॉर आइसोट्रोपी शोन बाय एमोर्फस सब्सटेंसेस एंड एनाइसोट्रोपी शोन बाय क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। कोई डाउट किसी को? नो सर। तो ये ध्यान रखना इस चीज का, ये भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ये इंपॉर्टेंट चीज था। बोर्ड लेवल के लिए इतना सफिशिएंट है जो मैंने बताया। फिर इसमें ना जब एमोर्फस सब्सटेंसेस को अगर हम कूल करते हैं, एमोर्फस सब्सटेंसेस को कूल करते हैं, तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और बिल्कुल स्मूथली। अगर मैं जैसे ये टेम्परेचर सपोज, और यहाँ पे ले लेते हैं टाइम। अगर मैंने एमोर्फस सब्सटेंसेस को कूल किया, इसको ठंडा किया, यानी टेम्परेचर डिक्रीज किया, तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है बिल्कुल स्मूथली इस तरीके से। ये एमोर्फस वाले सब्सटेंस, एमोर्फस के लिए ये बस ध्यान रखते हो तो ध्यान रख लेना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। फिर इसकी बात करें अगर क्रिस्टलाइन की, अगर इनको मैंने कूल किया, इसको ठंडा किया, तो क्या होगा? इनमें फेज चेंज होती है इस तरीके से। इसमें कुछ ऐसा आएगा, पहले ये आया, फिर पहले यहाँ मान लो लिक्विड था, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सॉलिड बनेगा, सॉलिड जैसे ही बनेगा तो क्या होगा? फेज चेंज हुआ तो सेम क्या होगा? टेम्परेचर सेम रहेगा, इस तरह से चलेगा। फिर यहाँ पे कह लो दूसरा सॉलिड, तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है, स्मूथली डिक्रीज नहीं करेगा इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। ये ध्यान रख लेना इस चीज को, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के केस में टेम्परेचर स्मूथली डिक्रीज नहीं करेगा जब हम इसको ठंडा करेंगे, लेकिन एमोर्फस सब्सटेंसेस के केस में टेम्परेचर डिक्रीजेस स्मूथली विद टाइम, ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के केस में। तो ये पॉइंट भी तुम ध्यान रख सकते हो उसके अंदर। तो ये डिफरेंसेस हमने स्टडी कर लिया है क्रिस्टलाइन में और एमोर्फस के अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट जैसे अगर मैं बोलता हूं तुम्हें कि चलो हाँ, ये क्वेश्चन बोर्ड के क्वेश्चन है। क्वेश्चन आएगा कि refractive index of a substance is found to be same in all the directions. Refractive index of a substance is found to be same in all the direction. What type of substance could it be? Refractive index of a substance is found to be same in all the directions. What type of substance could it be? Amorphous होगा, crystalline होगा? Amorphous, समझे कि नहीं? amorphous। ये नोट कर लेना क्वेश्चन।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सही है ना? तो वो क्या होगा? एमोर्फस। इट इज फाउंड टू बी सेम इन ऑल द डायरेक्शन, देन इट इज एमोर्फस। डेफिनेशन नोट कर लेना, व्हाट इज एनआइसोट्रॉपी? इफ प्रॉपर्टीज लाइक सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सब प्रॉपर्टीज अगर थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इफ दे आर नॉट फाउंड टू बी सेम इन ऑल द डायरेक्शन, देन सब्सटेंस इज सेड टू बी क्रिस्टलाइन। अगर नहीं है सेम तो क्रिस्टलाइन, सेम है तो एमोर्फस। ये पॉइंट अभी तक मैंने जितना बताया ना, बोर्ड के लिए भी और एंट्रेंस के लिए भी, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। एनआइसोट्रॉपी, आइसोट्रॉपी। एनआइसोट्रॉपी मतलब प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम नहीं है हर एक डायरेक्शन में। जैसे मैं कहूँ ना, ग्रेफाइट का कंडक्शन आइसोट्रोपिक है कि एनाइसोट्रोपिक है, तो ग्रेफाइट का कंडक्शन होता है एन आइसोट्रोपिक। अगर सेम प्लेन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो कंडक्शन कैसा होगा? ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन को हॉप करना पड़ रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को मूव करना पड़ रहा है तो कंडक्शन थोड़ा कम होगा। तो इसे बोलते हैं ग्रेफाइट का जो कंडक्शन होता है वो होता है एन आइसोट्रोपिक। वो क्या होता है? एन आइसोट्रोपिक। तो यहाँ तक बता दिया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एग्जांपल दिमाग में रखना। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के क्या एग्जांपल है? क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस ACl हो गया, CaCl2 हो गया, सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, कोई भी HBr हो गया, HCl हो गया, कुछ भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कंपाउंड, अगर वो आयनिक है, कोवेलेंट है, मेटेलिक है, मॉलिक्यूलर है, तो क्या होगा? वो क्रिस्टलाइन। एमोर्फस में 4 बेस्ट एग्जांपल मैंने बता दिया तुम्हें। प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ग्लास हो गया, या फिर वुड हो गया, या जिसके आगे वर्ड पॉली लिखा हुआ है, जिसके आगे वर्ड क्या? पॉलीयूरिथेन, सही है? पॉलीयूरिथेन, कोई भी पॉलीमर, मैंने बताया तुम्हें, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, इस टाइप से, तो वो क्या होंगे? वो क्या होंगे? एमोर्फस, सही ना? अब यहाँ पे नेक्स्ट जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, स्कूल लेवल का ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमोर्फस को क्रिस्टलाइन में कैसे कन्वर्ट करना है और क्रिस्टलाइन को एमोर्फस। एमोर्फस से क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन से एमोर्फस। क्वेश्चन कैसे आएगा? नोट करेंगे, बोर्ड लेवल पे क्वेश्चन है ये। सम ऑफ द ग्लास ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर्ड फ्रॉम एंशिएंट बिल्डिंग्स लुक मिल्की दीस डेज। सम ऑफ द ग्लास ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर्ड फ्रॉम एंशिएंट बिल्डिंग्स लुक मिल्की दीस डेज। नोट करते रहेंगे, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। So some of glass products Some of the glass objects discovered from ancient buildings look milky these days. क्या आंसर आएगा? ग्लास ऑब्जेक्ट्स क्या है? एमोर्फस की क्रिस्टलाइन? क्रिस्टलाइन है, एमोर्फस है? so amorphous 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 है ना? किसी को भी आंसर पता है इसका? यस सर, यस सर। हाँ बोल वंश। सर क्योंकि ग्लास अमॉर्फस सॉलिड है, तो अमॉर्फस सॉलिड को हम सुपर कोल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, तो वो नीचे डिपॉजिट होने लग जाता है टाइम से। नहीं तो इसमें क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट कैसे होगा ये तो बता ना, गलत बोल रहा तू। सम ऑफ द ग्लास ऑब्जेक्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम एंशिएंट बिल्डिंग्स लुक मिल्की दीस डेज, व्हाई? सर ड्यू टू कंटिन्यूस हीट और कोल्ड जो सीजन के वजह से होता है, तो उसकी वजह से हो जाता है। ये आंसर है इसका, ये आंसर है इसका। क्या लिखेंगे? बिकॉज ऑफ हीटिंग ड्यूरिंग डे टाइम एंड कूलिंग एट नाइट, ग्लास जो है इट इज ए सुपर कूल्ड लिक्विड ऑफ वेरी हाई विस्कोसिटी। तुम्हें ये लिखना नहीं है, तुम्हें एक लाइन में लिखना है, बिकॉज ऑफ हीटिंग ड्यूरिंग डे टाइम एंड कूलिंग एट नाइट। समझे कि नहीं? ये हीटिंग ड्यूरिंग डे टाइम एंड कूलिंग एट नाइट। नहीं क्लियर हुआ? मुकुल आंसर समझ आया इसका? ग्लास ऑब्जेक्ट जो होते हैं इससे इनकी वो क्रिस्टलाइन में कैसे चेंज हो जाता है? अरे पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर हो जाता है इससे। हीटिंग हो रही है दिन में अच्छा और कूलिंग हो रही है नाइट में, तो अपने हाँ आप ही एमोर्फस क्रिस्टलाइन कन्वर्ट हो जाता है। तरीका ये, और उसको एक वर्ड में बोलते हैं एनिलिंग। क्या बोलेंगे? एनिलिंग। ये वर्ड याद रखना। ओके सर एनिलिंग मींस हीटिंग ड्यूरिंग डे टाइम एंड कूलिंग एट नाइट।
हीटिंग ड्यूरिंग डे टाइम एंड कूलिंग एट नाइट, दिस इज कॉल्ड एज एनिलिंग। तो ये हो गया एमॉर्फस से क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट करना। एमॉर्फस में क्रिस्टलाइन में कैसे कन्वर्ट होगा? हीट करो फिर कूल करो, हीट करेंगे कूल करेंगे, हीट करेंगे कूल करेंगे, तो क्या हो जाएगा? एमॉर्फस क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन जरूर नोट करना, क्वेश्चन की फॉर्म में ही आएगा, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वार्ट्ज कौन से टाइप का सॉलिड है? क्वार्ट्ज जो है ये कौन से टाइप का सॉलिड है? हाउ कैन वी कन्वर्ट इट इनटू अनदर टाइप? व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज क्वार्ट्ज? हाउ कैन वी कन्वर्ट इट इनटू अनदर टाइप? तो क्वार्ट्ज कौन से टाइप का सॉलिड है? SiO2 की फॉर्म है ये। देखो SiO2 क्या है? SiO2, SiO2 होता है क्वार्ट्ज, क्रिस्टलाइन और SiO2 ही होता है ग्लास। हाँ, क्वार्ट्ज कौन से टाइप का सॉलिड है? क्रिस्टलाइन और क्रिस्टलाइन को अगर एमॉर्फस में करना है कैसे करेंगे? क्रिस्टलाइन को अगर एमॉर्फस में करना है कैसे कन्वर्ट करेंगे? Sir, heating and then cooling. by quenching, heating एनालिंग and rapid cooling. इसमें आप ध्यान रखना, हीटिंग मत बोलना, इसमें बोलना मेल्टिंग एंड देन रैपिड कूलिंग। यानी अगर मैं क्रिस्टलाइन को मेल्ट कर दूं पहले, और अगर मैं इसको रैपिडली कूल करूं, रैपिडली कूल करूं, रैपिड कूलिंग देते हैं जिसे बोलते हैं क्वेंचिंग एंड रैपिड कूलिंग। क्या बोला मैंने? मेल्टिंग एंड देन रैपिड कूलिंग। समझ में कि नहीं है? मेल्टिंग एंड देन रैपिड कूलिंग। हाँ कोई सर, आगे डाउट? समझ। एक मतलब वैसे सोच के देखो, किसी को भी तुम रैपिडली कूल कर रहे हो तो उसके जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है क्या एक जैसा एक रेगुलर रहेगा कि इरेगुलर हो जाएगा? नहीं सर, इरेगुलर हो इरेगुलर हो जाएगा। जाएगा ना। तो इसलिए देखो क्वार्ट्ज के अंदर भी SiO2 है और ग्लास के अंदर भी SiO2 है, लेकिन ग्लास क्या है? एमॉर्फस। क्वार्ट्ज क्या है? क्रिस्टलाइन। समझ आई बात कि नहीं है? नहीं समझ आया? आगे सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। मैंने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बताई है। अंश, अंश, हाँ जी सर। अंश, तो चैप्टर तो मैंने लिखा वो भेजा ना कि सॉलिड स्टेट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अटेंड करना है। अब सुन ले एक बार जल्दी से, मैं हल्का सा शॉर्ट में बता रहा हूँ, थ्योरी बताई अभी मैंने तेरे को। सुन ले अंश जल्दी से, देख अंश, यस सर। देख अगर ना पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक जैसा है, जैसे ये मान ले ए आया फिर बी आया एटम, फिर ए आया फिर बी आया फिर ए फिर बी, ऐसे चल रहा है, तो उसे बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसे क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। समझ गया कि नहीं? समझ गया कि नहीं? यस सर, समझ गया। और अगर जैसे कुछ भी आ रहा है, ए आया फिर बी फिर बी फिर ए फिर बी, समझ गया कि नहीं? ऐसे कुछ भी आ रहा है अगर, तो वो एमॉर्फस होता है। ठीक ठीक है सर। एमॉर्फस की एग्जांपल्स जैसे ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया या वुड हो गया, ये चार बेस्ट एग्जांपल। या ऑब्जेक्टिव के लिए जिसके भी आगे वर्ड पॉली लिखा हुआ है, जैसे पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, ये सब क्या है? एमॉर्फस सॉलिड्स है। क्रिस्टलाइन में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होगा, इसमें कोई भी आयनिक सॉलिड जैसे NaCl, कोई भी कोवेलेंट सॉलिड जैसे डायमंड, शुगर भी ग्रेफाइट, होगा। कोई भी आयनिक सॉलिड, कोई भी कोवेलेंट सॉलिड, कोई भी मॉलिक्यूलर सॉलिड जैसे CCl4 का सॉलिड, ड्राई आइस, या कोई भी मेटेलिक सॉलिड जैसे कॉपर, ये सब क्रिस्टलाइन में आएंगे। जिसके आगे वर्ड पॉली लिखा है, या ग्लास, प्लास्टिक, रबड़, वुड, ये सब आएंगे एमॉर्फस में और क्रिस्टलाइन में। अभी मैंने ऊपर टॉपिक बताया एमॉर्फस को क्रिस्टलाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और क्रिस्टलाइन को एमॉर्फस में। एमॉर्फस को क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट करना है तो हीटिंग ड्यूरिंग डे टाइम और कूलिंग एट नाइट होती है। हीटिंग एंड देन कूलिंग, हीटिंग एंड देन कूलिंग, तो इससे एमॉर्फस कन्वर्ट होगा क्रिस्टलाइन में। इस वर्ड को बोलते हैं एनिलिंग। और क्रिस्टलाइन को एमॉर्फस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्रिस्टलाइन को एमॉर्फस में तो उसमें पहले मेल्टिंग करते हैं फिर रैपिडली कूल करते हैं। मेल्टिंग एंड देन रैपिडली कूलिंग, इसको बोलते हैं क्वेंचिंग। नोट कर लेंगे टर्म्स। सर क्वेंचिंग की स्पेलिंग बता दो। लिख दिए QUENCHING, क्वेंचिंग। समझ गए कि नहीं? ये एमॉर्फस से क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन से एमॉर्फस। कोई डाउट? नो सर। तो यहाँ पे हमने खत्म कर लिया। अब नेक्स्ट नोट करेंगे, और क्वेश्चन मैंने बता दिया इसका, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज क्वार्ट्ज? क्वार्ट्ज इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड वी कैन कन्वर्ट इनटू एमॉर्फस बाय melting and then rapid cooling, melting and then rapid cooling, that is called as quenching. अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर एक बार रिकॉर्डिंग भेज देना इसकी। क्रिस्टलाइन को क्या कहते हैं? हाँ वो तो मैं डालूंगा तो चेक कर लियो एक बार। सही है अंश? हाँ ठीक है सर। सर एमॉर्फस अगला से क्वेश्चन क्रिस्टलाइन को क्या कहते हैं?
एमोर्फस से क्रिस्टलाइन को कहते हैं एनिलिंग, ANNEALING, ओके सर। एनिलिंग। अभी ये चैप्टर की स्टार्टिंग नहीं है, ये तो थ्योरी चल रही है सारी। चैप्टर की स्टार्टिंग होगी जब यूनिट सेल आएगा, यूनिट सेल, क्रिस्टल, लैटिस, सिंपल क्यूबिक लैटिस, वो सब चैप्टर वहां पे कंसेप्ट्स आएंगे। अभी तो याद करने वाला पार्ट है, फिर भी स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन जरूर अटेंड करते हैं ताकि ढंग से समझ आए। अब क्वेश्चन है व्हाई ग्लासेस आर थिकर एट द बॉटम। तुमने देखा होगा, Because it is a super cooled liquid with high Super viscosity. cool liquid of high viscosity. ये किसने बोला आंसर? Sir Rishiraj. बहुत अच्छे। ग्लासेस आर थिकर एट बॉटम, तुमने देखा जो काफी थिक होते हैं, तुम्हें नीचे से हल्का सा हैवी, थोड़े थिक दिखाई देते हैं। किस वजह से? बिकॉज ग्लास क्या है? एक एमोर्फस सॉलिड है। ग्लास क्या है? एमोर्फस सॉलिड है। ये एमोर्फस सॉलिड है एंड इट इज कंसीडर्ड टू बी अ सुपर कूल्ड लिक्विड। इट इज ए सुपर कूल्ड लिक्विड ऑफ वेरी हाई विस्कोसिटी। इट इज ए सुपर कूल्ड लिक्विड। लिक्विड है तो फ्लो करेगा, फ्लो करके कहाँ आएगा? नीचे की तरफ आएगा, इसके नीचे से थोड़ा सा थिक दिखेगा। समझ गए कि नहीं है? ग्लास इट इज एन एमोर्फस सॉलिड, इट इज ए सुपर कूल्ड लिक्विड of very high viscosity and has tendency to flow इसलिए glasses they are thicker at the bottom। इसलिए क्या होगा? glasses they are thicker at the bottom। कोई डाउट यहां तक? No, sir. समझ आ गया यहां तक कि नहीं? ग्लासेस इसलिए क्या होंगे? थिक Yes. एट द बॉटम। ये ध्यान रखना इसके अंदर, सही ना? अब जैसे अगला क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। स्टेबिलिटी ऑफ ए क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स मेल्टिंग पॉइंट। स्टेबिलिटी ऑफ ए क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ट्रू है कि फॉल्स है ये? True. बिल्कुल ट्रू होगा ये तो। जितना क्रिस्टल स्टेबल होगा, जितना क्रिस्टल स्टेबल होगा यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? उतना हाई होगा। किसी का क्रिस्टल अगर स्टेबल है यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। जैसे मैंने आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल लिया, जितने फोर्सेस स्ट्रांग होंगे, Na+Cl- में फोर्सेस है, Na+ और F- में फोर्सेस क्या होंगे? ज्यादा स्ट्रांग होंगे, सही ना? Na+Cl, जैसे मैं अगर ले लूं दूसरा एग्जांपल MgCl2 ले लूं, तो इसमें फोर्सेस और स्ट्रांग हो जाएंगे क्योंकि चार्जेस बढ़ गए, 2+2 और माइनस। तो लैटिस एनर्जी डिपेंड कर रहा है ना इधर। लैटिस एनर्जी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन द आयंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। Size. समझे कि नहीं? हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस या साइज। तो ये जितने ज्यादा फोर्सेस स्ट्रांग होंगे उतना क्रिस्टल स्टेबल होगा और उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उतना ही मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यानी हायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द क्रिस्टल मींस हायर विल बी इट्स लैटिस एनर्जी। अगर मैं बात करूं लैटिस एनर्जी की टर्म्स में, तो हायर विल बी इट्स लैटिस एनर्जी। और जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होती है उतना ज्यादा चार्ज होगा, चार्ज ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी, अट्रैक्शन ज्यादा तो फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होंगे, सही ना? एग्जांपल दे सकते हैं इसके अंदर, जैसे H2O है, H2O है और एक है अल्कोहल ले लेते हैं C2H5OH। तो H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो इसलिए ज्यादा स्टेबल होता है अल्कोहल। H2O, जैसे इसका अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ये, या मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो क्या हो जाएगा इसका? 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट कितना है इसका? 100 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? लगभग 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट में भी डिफरेंस आता है दोनों के। तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। और क्यों ज्यादा है इसका? क्योंकि इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी सी वीक होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर भी है लेकिन थोड़ी वीक है। तो एक एग्जांपल देके समझा सकते हैं। और एग्जांपल मैंने दिया ना, जैसे और एग्जांपल अभी मैंने, देखो उधर दोबारा सुन लो पर, देखो मैंने क्या बोला? स्टेबिलिटी ऑफ ए क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स मेल्टिंग पॉइंट। सिया दोबारा सुन लो तुम। स्टेबिलिटी ऑफ ए क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मैं इसमें एग्जांपल लेता हूँ, जैसे NaF लिया, एक एग्जांपल NaF MgO। बताओ इसमें इन दोनों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? NaF और MgO किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? दोनों के दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। MgO. आइसोइलेक्ट्रॉनिक Sir, एसिड MgO. MgO चार्ज ज्यादा MgO है का। MgO। Mg2 plus O2 ये 11 negative. है, हाँ 11 इलेक्ट्रॉन इसमें, 9 इसमें, दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। 11 9 20 हो गए, ये भी 12 और 8 20 है। तो दोनों के दोनों 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों के दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, तब भी NaF का मेल्टिंग पॉइंट कम है, MgO का ज्यादा है। रीजन बिल्कुल सिंपल है, Mg में दोनों एंड कैरी कर रहे हैं 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी? ज्यादा। लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और लैटिस एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है
मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा तो इसलिए अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा तो दोनों अलग नहीं होंगे, दोनों को अलग करना है तो हमें ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए स्टेबल ज्यादा है। एक एग्जांपल मैंने ये दे दिया NF और MgO का, बोथ आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक बट देन आल्सो MgO इज हैविंग मोर मेल्टिंग पॉइंट एंड हेंस मोर स्टेबिलिटी। मोर मेल्टिंग पॉइंट मींस इन दोनों को अलग करने के लिए हमें इसके लैटिस को ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। NF के केस में एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। ऐसे ही मैंने एग्जांपल लिया H2O और C2H5OH का। H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, इंटरमोलर फोर्सेस जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसकी वजह से, क्योंकि इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, थोड़ी वीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट की भी बात करें तो H2O का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट कम, मैंने बॉइलिंग पॉइंट लिखे हैं ये। तो इस वजह से भी जो अल्कोहल वाटर है इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अल्कोहल, वाटर इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अल्कोहल। तो ये टर्म्स तुम्हें ध्यान रखने इसके अंदर, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी ऑफ ए क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट नोट करेंगे। और NaF MgO वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है, इन दोनों के दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, दोनों के दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो किसका ज्यादा होगा, जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, MgO का ज्यादा होगा, क्योंकि MgO में ईच एंड, कैटायनिक एंड हो चाहे एनायनिक एंड हो, इज कैरिंग ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। Mg पे 2 पॉजिटिव, O पे 2 नेगेटिव, चार्जेस ज्यादा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट नोट करना है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, सही ना, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जैसे एक मैं बात करूं NaCl की, मैं बता देता हूं तुम्हें ऐसी पहले, देखो पहले मैं लिया मैं NaCl आयनिक सॉलिड, Na प्लस है Cl माइनस है, Na प्लस है Cl माइनस, इस तरह चल रहा है ये क्या आयनिक सॉलिड, ये क्या होगा आयनिक सॉलिड, यहाँ Cl माइनस होगा फिर Na प्लस आएगा, फिर Cl माइनस फिर Na प्लस। मैं आगे बताऊंगा जी इसके अंदर कि एक Na 6 Cl से सराउंडेड होता है और एक Cl 6 Na से सराउंडेड होता है, मतलब एक Na 6 Cl से टच में होगा और एक Cl 6 Na से टच में होगा, ये क्या है आयनिक सॉलिड, ये फिक्स है सारे आयंस, है ना, ये फिक्स है सारे आयंस, तो सॉलिड स्टेट में ये कनेक्ट नहीं करेगा। हाँ तुम अगर इसको जैसे पिघला दोगे, इसको मेल्ट कर दोगे NaCl को, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करता है। सॉलिड फॉर्म में आयंस फिक्स है, आयंस है इसके अंदर नो डाउट, लेकिन वो फ्री नहीं है मूव करने के लिए, वो मूव ही नहीं कर पा रहे, जब तक मूवमेंट नहीं होगा तो कंडक्शन नहीं होगा। तो आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, आयंस है, फोर्सेस क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो अगर ये मोल्टन फॉर्म में है तो ही कंडक्ट करेगा, जब इसको पानी में डालेंगे तब ये कंडक्ट करेगा, या तो मोल्टन फॉर्म में कनेक्ट करेगा या एक्वस फॉर्म में कनेक्ट करेगा। सॉलिड फॉर्म में ये कनेक्ट नहीं करता, बिकॉज दे आयंस दे आर नॉट फ्री टू मूव, आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। दूसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूं इसी के अंदर, जैसे कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड में तो क्या होगा, एटम्स बिल्कुल फिक्स होंगे, जैसे डायमंड वाला केस ले लो, इसमें तो एटम बिल्कुल सिग्मा बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड के साथ बिल्कुल टाइटली फिक्स है, इसमें तो कंडक्शन होना ही नहीं है, ये कोवेलेंट सॉलिड है। जिसमें पूरा नेटवर्क बन जाए, जिसमें क्या बन जाए, पूरा नेटवर्क। आयनिक सॉलिड बता दिया मैंने, कोवेलेंट सॉलिड जिसमें क्या बन जाए, पूरा एक नेटवर्क बन जाए। ये मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, भी मैं डिटेल दूंगा इसकी भी, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी बताऊंगा मैं। ये कोवेलेंट सॉलिड है। अब मैं बात करूं मॉलिक्यूलर सॉलिड की, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में 3 टाइप्स कवर होती हैं वैसे, जैसे एक H2O ले लिया जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिसमें क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, या एक ले लिया मैंने HCl जिसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस आ सकती हैं। जो तीसरा केस कौन सा था, मॉलिक्यूलर सॉलिड HCl ले लिया जिसमें क्या आती हैं, डाइपोलर इंटरेक्शंस आती हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, कीजम फोर्सेस भी कहते हैं इसको, कीजम फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस आ सकती हैं। तीसरा केस जैसे नॉन पोलर वाला CO2 इसमें भी क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो हल्का ये टेम्पररी डाइपोल्स हैं, परमानेंट नहीं है, क्योंकि CO2 एज ए होल क्या होता है, नॉन पोलर। तो इसमें क्या है, वीक डिस्पर्जन फोर्सेस या लैंडन फोर्सेस। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, जिसमें डाइपोलर इंटरेक्शंस हो, या जिसमें डिस्पर्जन और लैंडन फोर्सेस हो, ये किसमें आएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर। ये किसमें आएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर। तीन सॉलिड समझ आ गए कि नहीं, ये 3 सॉलिड समझ आ गए कि नहीं। क्या क्या सर, लास्ट का क्राइटेरिया क्या एक बार फिर से बता दोगे, डाइपोल इंटरेक्शंस और डिस्पर्जन फोर्सेस जो नॉन पोलर में होते हैं, डिस्पर्जन और लैंडन फोर्सेस जो नॉन पोलर में होते हैं, और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। समझ गए कि नहीं, ये किसके अंदर आएंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर। अब एक रह गया मेटेलिक सॉलिड, वो भी एक बार सुन लेंगे, ये सब मैं करवा चुका हूं तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में।
फिर है मेटेलिक सॉलिड, फोर्थ केस यही लिख रहा हूं मैं। मेटेलिक सॉलिड इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले भी समझाया वो ढंग से, जिसमें इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बताया था, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल या इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। जैसे सोडियम है, ये अकेला ऐसा सॉलिड है जिसमें कंडक्शन होता है, बाकी किसी सॉलिड में कोई कंडक्शन नहीं है, क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं हो रहा चार्ज पार्टिकल्स का, इसमें मूवमेंट होगा। देखो Na से Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसे बहुत सारे सोडियम एटम्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और इस तरह से सोडियम आयंस जो है, यहाँ पे सोडियम प्लस, यहाँ सोडियम प्लस, यहाँ सोडियम प्लस, यहाँ सोडियम प्लस, ये पूरा एक सी टाइप का बन जाएगा। अब बताओ Na प्लस और Na प्लस में रिपल्शन होगी, अट्रैक्शन होगी? रिपल्शन होगी, सर विदाउट रिपल्सन एनी होगी। डाउट। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्शन होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या होगी? रिपल्शन होगी। लेकिन फिर भी ये पास रहते हैं, किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन्स है ना इनके बीच में, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन इनको होल्ड कर रखते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का सी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का सी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का सी है, समझिए कि नहीं है? इसलिए तो होता है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल और इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन होती है और मेटेलिक बॉन्ड इनके बीच में बनेगा, समझिए कि नहीं है? ये पहले बताया हुआ मैंने। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन सी मॉडल और इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। कोई डाउट? और इसमें इलेक्ट्रॉन तो मूवमेंट दिख ही रहा है तुम्हें, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिख रहा है ना इसमें, इसलिए ये कनेक्ट करते हैं। मेटेलिक सॉलिड्स कंडक्ट बट आयनिक सॉलिड्स डू नॉट कंडक्ट, ऐसे क्वेश्चन भी आता है। मेटेलिक सॉलिड्स तो कंडक्ट करते हैं लेकिन आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट नहीं करते। कोई डाउट? नो सर। तो ये मैंने यहाँ पे एक इंट्रो दे दिया जस्ट, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स का, आयनिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर, मेटेलिक। मॉलिक्यूलर में 3 टाइप्स। अब इसका डिटेल में सुन लेंगे जल्दी से, क्लासिफिकेशन क्या है। अब जैसे मैंने पहले लिया टाइप्स में, पहले लिया आयनिक, लिखते रहेंगे, साथ साथ लिखते रहना। आयनिक के अंदर पूछेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं इसके अंदर, बोलो क्या थे अभी? पॉजिटिव नेगेटिव आयंस लिखे थे कि नहीं? हाँ, आयंस लिख देना या पूरा लिखना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ये इसके अंदर क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। फोर्सेस कौन से थे इसके अंदर? फोर्सेस, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। कुछ नहीं पता तो आयनिक बॉन्ड लिख देना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। कुछ नहीं पता तो आयनिक बॉन्ड लिख देना। इसमें कोई कंडक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना चीज का, सही ना? इनमें कोई कंडक्शन नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे लेकिन मोल्टन या एक्वस फॉर्म। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे लेकिन मोल्टन या मेटेलिक फॉर्म में। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल क्या होंगी इसकी? NaCl, ACl, K2SO4, ZnS, Na2SO4, समझे कि नहीं? जिसमें आयंस दिखे तुम्हें, CaF2, ये क्या है? ये क्या है? इसकी एग्जांपल्स। ये आयनिक सॉलिड्स मैंने डिटेल दे दी, इसकी प्रॉपर्टीज भी बता दी। प्रॉपर्टीज में क्या बताया मैंने इसका, कि हाई मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड फॉर्म में कंडक्ट नहीं करेंगे लेकिन कंडक्ट करेंगे कब? एक्वस या मोल्टर फॉर्म में। ब्रिटल होते हैं, आयनिक सॉलिड्स होते हैं हार्ड और ब्रिटल। ब्रिटल यानी गिरते ही टूट जाते हैं। नमक का पीस सोच सकते हैं, क्रिस्टलाइन होता है, गिरेगा तो टूट जाता है, अलग हो जाते हैं। तो इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड दे आर हार्ड, आयनिक सॉलिड दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। ये क्वेश्चन है, हार्ड क्यों है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से। और ब्रिटल क्यों है? क्योंकि नॉन डायरेक्शनल नेचर होता है बॉन्ड्स का। आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। पॉजिटिव जो आयन है वो किसी भी डायरेक्शन से नेगेटिवली चार्ज आयन को अट्रैक्ट कर सकता है, तो इसलिए ब्रिटल होते हैं। तो दूसरा पॉइंट, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, अब मॉलिक्यूलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स, था ना? HCl और HCl में अट्रैक्शन, H2O में अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स। और एग्जांपल फोर्सेस कौन से होंगे इसके अंदर? फोर्सेस कौन से होंगे? चेक करो एक H बार। bond, dipole hydrogen interaction, bond, differential dispersion, forces और dipole. H bonding। Wonderful. हाँ, निकालिए।
मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे कांस्टेंट पार्टिकल्स, फोर्सेस कौन से होंगे इसके अंदर? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा एक, तो एक हाँ, अभी बताया मैंने डिस्पर्जन नीचे, लेवल होल्स विद डाइपोल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होंगी, या फिर तीसरा क्या था, डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस। यानी अगर कंपाउंड नॉन पोलर है तो भी मॉलिक्यूलर के अंदर आएगा, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो भी नॉन इसके अंदर आएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आएगा, और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तो भी इसी के अंदर आएगा। जैसे कोई भी एग्जांपल सोच लो उसमें, Br2 हो गया, HBr हो गया, Br2 नॉन पोलर, CCl4 हो गया नॉन पोलर, डिस्पर्जन फोर्सेस, HCl हो गया, I2 हो गया, कोई भी एग्जांपल तुम सोच रहे हो, ड्राई आइस स्पेशल एग्जांपल, ड्राई आइस, नहीं ना, ड्राई आइस स्पेशल एग्जांपल है इसकी। ड्राई आइस सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2 होती है, सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2 विच सब्लाइम्स डायरेक्टली विदाउट हैविंग एनी वेटिंग इफेक्ट, इसको बोलते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस और ड्राई कोल्ड क्यों कहते हैं? बिकॉज इट सब्लाइम्स डायरेक्टली विदाउट हैविंग एनी वेटिंग इफेक्ट। तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर आ जाएगा। तीसरा आ गया मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे? अभी बताया पीछे मैंने, मेटेलिक सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या थे? पॉजिटिवली चार्ज आयंस थे, मेटल आयंस। उसको क्या बोलते थे? कर्नल्स। पढ़ा हुआ ना ये? यस सर। Na+ को कर्नल बोलते हैं ना, कर्नल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, कर्नल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, सही ना। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल जो भी मैंने दिखाया था, Na+ कर्नल होता है और इलेक्ट्रॉन से, कर्नल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ये इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं। और फोर्सेस क्या है? मेटेलिक बॉन्ड्स। फोर्सेस क्या होंगे? मेटेलिक बॉन्ड्स, मेटेलिक बॉन्ड्स, Na के बीच में, कॉपर कॉपर के बीच में। तो इसकी एग्जांपल क्या होंगी? जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं सब इसके अंदर आएंगे, या जितने भी अलॉयज हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कॉपर, जिंक, सब इसके अंदर आएगा। या एलॉयज हो गए, ब्रास, किसका एलॉय है? कॉपर जिंक का। ब्रॉन्ज, किसका एलॉय है? कॉपर और टिन का। सोल्डर, किसका एलॉय है? सोल्डर, टिन और लेड का, 50-50 मरकरी, परसेंट बोलते हैं। अरे हाँ, सब इसके अंदर आएंगे, हाँ, इसी के अंदर आएगा। समझ गए कि नहीं? तो ये क्या है? मेटेलिक सॉलिड्स। लास्ट आ गया कोवेलेंट सॉलिड। इसकी एग्जांपल याद रख लेना, नहीं तो सोच नहीं पाओगे तुम। कोवेलेंट सॉलिड, इसकी एग्जांपल याद रख लेना, नहीं तो नहीं सोच पाओगे इसमें। कोवेलेंट सॉलिड, जैसे अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर, अच्छा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का प्रॉपर्टीज भी सुन लेंगे एक बार। मॉलिक्यूलर, जैसे आयनिक सॉलिड था, इसका हाई एमपीबीपी था। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या होगा? हाई एमपीबीपी की लो एमपीबीपी? लो होगा ना इसमें, तो फोर्सेस वीक हैं, लो इसमें लो होगा, है ना। एमपीबीपी क्या होगा? लो, लो एमपीबीपी। और मेटेलिक सॉलिड्स में, इसमें हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। हाई लिखते हैं जनरली, हाई एमपीबीपी, और ये कनेक्ट करते हैं, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हाई होती है, ये भी कंडक्ट करते हैं, ध्यान रखना चीज का। मेटेलिक बॉन्ड भी नॉन डायरेक्शनल होता है, ये भी याद रखना। जैसे आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल था, ऐसे मेटेलिक बॉन्ड भी क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल। आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है क्योंकि आयनिक बॉन्ड में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। मेटेलिक सॉलिड भी क्या है? नॉन डायरेक्शनल, सही ना, नॉन डायरेक्शनल। जब हाइब्रिडेशन होती है तो डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। समझ गए कि नहीं ये? तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। फिर इसके अंदर कोवेलेंट सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा कोवेलेंट सॉलिड का? तो ज्यादा ही होगा, बहुत ज्यादा हाई एमपीवीपी, बहुत ज्यादा होगा इनका। सही ना। इसमें कोवेलेंट सॉलिड्स में पार्टिकल्स क्या होंगे? कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे? एटम्स। जैसे डायमंड में एटम्स होते हैं कि नहीं, कार्बन के एटम्स। ग्रेफाइट में क्या होते हैं? एटम्स। इसमें क्या होंगे? हाँ सर। फोर्सेस क्या होंगे? कोवेलेंट बॉन्ड्स। फोर्सेस क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड्स। एग्जांपल अब इसकी याद रख लेना, जैसे कार्बन डायमंड की फॉर्म में और ग्रेफाइट की फॉर्म में या फुलेरिन्स की फॉर्म में। कार्बन किस फॉर्म में? डायमंड की, ग्रेफाइट की या फुलेरिन्स की। सिलिकॉन, सिलिकॉन का पता है सेमीकंडक्टर होता है पूरा, मतलब इस तरीके से सिलिकॉन, ऊपर भी सिलिकॉन, चारों तो चलता रहे, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, ये सब चलता रहेगा ऐसे ही। समझ नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। नोट कर लेंगे बहुत जल्दी से। डायमंड, ग्रेफाइट, कोरंडम, कार्बोरंडम, सब एग्जांपल नोट कर, ALN, ये सब नोट कर लो। तो क्या बोलता आपने? ए ले लो, आपने कुछ बोला था।
ये आगे समझ के नहीं सर कोवेलेंट समझ आ वाले गई? तो एग्जांपल बताना फिर से कोवेलेंट कोवेलेंट, के हाँ बाद। चलो एक बार एग्जांपल नोट कर लेना। कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, जिसमें ना ऐसे मान लो डायमंड के अंदर ना जब आधे कार्बन के एटम सिलिकॉन से रिप्लेस हो जाएंगे तो सिलिकॉन कार्बाइड बनता है। तो क्या बनता है? सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड, इसको हम कार्बोरंडम भी कहते हैं, CARBORUNDUM, कार्बोरंडम, सिलिकॉन कार्बाइड को। डायमंड अब तक का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। हाँ चेक, मतलब ट्राई कर रहे हैं कि डायमंड से भी हार्ड कुछ मिल सके। कार्बोरंडम, SiC, Al2O3 जिसको हम बोलते हैं कोरंडम, Al2O3, Al3+ O2 नेगेटिव, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, सही ना? तो ये क्या है? कोरंडम। ये भी कोवलेंट सॉलिड के अंदर है, याद रखना एग्जांपल। सिलिका, क्वार्ट्ज जो बताया था मैंने, ये भी क्या है? कोवलेंट सॉलिड। ये भी क्या है? कोवलेंट सॉलिड। इसके अलावा ब्लैक फॉस्फोरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाइट फॉस्फोरस है और ब्लैक फॉस्फोरस है, इसमें से कौन कौन से टाइप के सॉलिड है बताओ जरा? व्हाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस मॉलिक्यूलर है। व्हाइट, बहुत अच्छे, ऋषि ने दिया आंसर, यस सर। बहुत अच्छे। व्हाइट फॉस्फोरस होता है P4 की फॉर्म, ये होता है मॉलिक्यूलर। ये मॉलिक्यूलर है, जैसे ऐसे है ना, ये इस फॉर्म में होता है। ये ऐसे, ये व्हाइट फॉस्फोरस है, इट इज मॉलिक्यूलर। और ब्लैक फॉस्फोरस क्या है? ब्लैक फॉस्फोरस क्या है? ये है पॉलीमेरिक फॉर्म में, यानी कोवलेंट सॉलिड। ये कुछ इस तरीके से, इसकी एक्चुअल में दो फॉर्म्स होती है, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस और बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। वो सब डिटेल नहीं बता रहा मैं, बस इतना समझा रहा हूं तुम्हें कि ये ऐसे पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है ब्लैक फॉस्फोरस। 99 डिग्री का एंगल चलता है बीच में। ये चल कंटिन्यूड है पूरा, ये कंटिन्यूड चलता रहेगा ऐसे। फिर ऐसे ही आगे, ये ऐसे, ये ब्लैक फॉस्फोरस है जो कि कोवलेंट सॉलिड है। ब्लैक फॉस्फोरस कैसा है? कोवलेंट सॉलिड है। लेकिन व्हाइट फॉस्फोरस क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। जैसे S8 क्या होगा? मॉलिक्यूलर की कोवलेंट? S8 कैसा सॉलिड होगा? मॉलिक्यूलर की कोवलेंट? मॉलिक्यूलर। हाँ, ये भी क्या होगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। S8, P4, S8, O2, N2, है ना? ये सब क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं। ऑल दीज आर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। कोई डाउट तो नहीं आता? नेक्स्ट नोट कर लेंगे। नेक्स्ट अब इसमें एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन आयनिक एंड मेटेलिक सॉलिड्स। डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज बताओ, सोच के बताओ एक बार। डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन आयनिक एंड मेटेलिक सॉलिड्स, सोचो एक बार, बताओ मेरे को। सर Both डिफरेंस conduct होगा कि electricity. आयनिक सर सॉलिड आयनिक हार्ड और में ब्रिटल तो होते हैं और मेटल मैलिएबल और अरे डक्टाइल होते हैं। बहुत सारे डिफरेंसेस सोच के बोलो। सर आयनिक में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं और उसके अंदर पॉजिटिव होते हैं। Ionic conduct electricity when melted or mixed with water, and metal conduct electricity at all times. हाँ सही कह सकते हैं, मेटेलिक बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे, इलेक्ट्रॉन्स ही बहुत अच्छे। एक बार सुन लेंगे जल्दी से, फिर मेटल ये खुद लिखना, एक बार सुन और लेंगे सिर्फ। पहले मैं बता रहा हूँ सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज बिटवीन सिमिलरिटीज किसमें? आयनिक और मेटेलिक सॉलिड्स में। दोनों के अंदर अट्रैक्शन होती है ऑपोजिटली चार्ज स्पीसीज में। पहला पॉइंट, अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज स्पीसीज। बोथ इन्वॉल्व, जैसे अगर मैं बात करूं मेटेलिक सॉलिड्स की डिफरेंसेस में, मैं ये भी लिख सकता हूं कि जो मेटेलिक सॉलिड्स हैं उसके अंदर कर्नल्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स में अट्रैक्शन हो रही है, और जो आयनिक सॉलिड्स है उसमें आयंस के बीच में, ऑपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में अट्रैक्शन हो रही है। समझे कि नहीं? तो इस तरह से पॉइंट बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट, बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन फॉर्म। बोथ कंडक्ट इन मोल्टन फॉर्म, इन मोल्टन फॉर्म, ये लिख सकते हैं। तीसरा, बोथ हैव नॉन डायरेक्शनल
नेचर ऑफ बॉन्ड्स, नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्ड्स। नहीं क्लियर हुआ? नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्ड्स, ये सिमिलैरिटीज में लिख सकते हो तुम, सही ना? ये एक सिमिलैरिटीज क्वेश्चन में है लिख सर। सकते हो। हाँ, सर आपने बोला आयनिक का नॉन डायरेक्शनल है इसलिए वो ब्रिटल है, तो मेटल्स का भी नॉन डायरेक्शन कैसे हुआ? क्योंकि मेटल तो ऐसे ब्रिटल नहीं ऐसे होते। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ना कुछ और प्रॉपर्टीज भी आती है, कुछ और इलेक्ट्रॉन्स के अट्रैक्शन की वजह से ऐसा नहीं हो पाता है। जो इलेक्ट्रॉन की वजह से दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रही है ना, उसकी वजह से नहीं हो पाता। इसलिए ना मेटल को देख, मेटल को अगर तू चाहेगा तो जैसे अगर तू मेटल को दबाता है, मेटल को दबाएगा, क्या वो टूट जाता है? वो तो क्या हो जाएगा, वो वाली शेप ले नहीं, लेगा, वो दब शेप ले लेगा ना। जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, हाँ दब जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर सकते हैं, यस समझा कि सर। नहीं है? तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव आयंस है, नेगेटिव आयंस है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को तू कंप्रेस करता है, किसी भी डायरेक्शन में करेगा, इसको बेंड करेगा तो बेंड भी हो जाएगा। क्या आयनिक सॉलिड्स को बेंड कर सकते हैं? नहीं, उसको बेंड नहीं नहीं करते। कर तो ये सकते। खुद सोचने वाली बात थी कि उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो उसको इलेक्ट्रॉन होते हैं गैस की फॉर्म में, तो वो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत तू कर सकता है। ऐसा नहीं कि टूटेगा नहीं बिल्कुल भी, कटते तो मेटल भी है ना? यस सर। तो ये इस ज्यादा वजह से है, मोड़ेंगे तो टूट क्योंकि जाएगा। हाँ तू ज्यादा मोड़ेंगे तो टूट जाएगा। तो यही है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, तो उसको हम थोड़ा बहुत बेंट वगैरह कर सकते हैं, उसको हम थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, बेंट वगैरह कर सकते हैं, इसलिए ऐसा हुआ। और ऋषि समझ आ गया? यस सर। हाँ, तो ये सिमिलैरिटीज हो गई। अब डिफरेंसेस जो हैं, डिफरेंसेस देखो, डिफरेंसेस क्या है? मेटल, यहाँ पे पहले पॉइंट को देख के डिफरेंस लिख सकते हैं कि मेटेलिक सॉलिड्स के अंदर अट्रैक्शन जो होगी वो किसमें होगी? मेटेलिक कर्नल सॉलिड्स और में मोबाइल कर्नल और इलेक्ट्रॉन। मोबाइल। कर्नल्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, कर्नल्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, कोई डाउट तो नहीं है? और उसमें आयनिक में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर, तो ये पॉइंट लिख सकते हैं डिफरेंसेस में। और कोई पॉइंट? मेटेलिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आयनिक सॉलिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सही ना? मेटेलिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आयनिक सॉलिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं कहूं, ध्यान देना, NaCl है, इसकी कंडक्टिविटी कब ज्यादा होगी? एट 25 डिग्री सेल्सियस और एट 50 डिग्री सेल्सियस कम कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। 50। ये पता है ना? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयंस का मूवमेंट फास्ट हो जाएगा। ऐसी NaCl की जगह अगर मैं Na ले लूं, सोडियम है, इसकी कनेक्टिविटी कब ज्यादा होगी, 25 डिग्री सेल्सियस पे कि 50 डिग्री सेल्सियस पे? सर सेम होगी। नहीं, ध्यान देना, सोडियम जो है मेटल है, इसकी कनेक्टिविटी 50 डिग्री सेल्सियस पे कम होगी, 25 पे ज्यादा होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर याद है तो। जो मेटल्स होते हैं उनकी कनेक्टिविटी डिक्रीज करती है विद राइज इन टेम्परेचर। कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। कौन बताएगा बच्चा ये आंसर इसका? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पढ़ा हुआ है। कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। प्रशांत आंसर दे इसका, मेटल्स की कनेक्टिविटी क्यों डिक्रीज करती है विद राइज इन टेम्परेचर? सर मैं बता सकता हूँ। कोई और बच्चा? सर मैं बताऊं? कौन? सर नाम बताओ पहले। सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोलिजन्स बढ़ के मतलब रिपल्शंस बढ़ जाएंगे, इसलिए कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। ऋषि बहुत अच्छे आंसर, बहुत अच्छा ट्राई किया, पार्शियली करेक्ट है। तो मैं ट्राई करूं? कौन? सर पर्यंत। हाँ पर्यंत बोल दे। सर जब टेम्परेचर राइज करो तो सर उसमें जो कर्नल्स होते हैं वो वाइब्रेट करेंगे और सर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को इंटरफेयर करेंगे उसमें। बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर यही है। जब हम मेटल्स के केस में, ध्यान सुनना, हर कोई गलत आंसर लिखता है इसका। कॉपर की कंडक्टिविटी कब ज्यादा है, 10 पे कि 25 पे? तो 10 पे ज्यादा होगी, कम टेम्परेचर पे मेटल्स की कंडक्टिविटी ज्यादा। रीजन, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कर्नल्स का वाइब्रेशन होता है। क्या होता है? कर्नल्स का वाइब्रेशन, विच इंटरफेयर विद द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही ना? कर्नल्स का वाइब्रेशन होता है विच इंटरफेयर विद द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए उनका कंडक्शन कम हो जाएगा मेटल्स के केस। नहीं समझ आई बात ये? तो कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, इसलिए बोलते हैं मेटल्स दे हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यानी मेटल्स के केस में अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ा रेजिस्टेंस? क्योंकि कर्नल्स वाइब्रेट करते हैं, कर्नल यानी पॉजिटिव आयन, ये वाइब्रेट करता है, विच इंटरफेयर विद द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
इसलिए कर्नल्स वाइब्रेट करते हैं, ध्यान रखना, मूव नहीं करते, कर्नल्स वाइब्रेट करते हैं, विच इंटरफेयर विद द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस देयर कंडक्टिविटी डिक्रीज। नहीं समझ आया? आ समझ गया आया कि सर। नहीं है? कोई डाउट किसी को? नो सर। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो बताई मैंने यहाँ पे। विद राइज इन टेम्परेचर कर्नल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विच इंटरफेयर विद द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, हेंस कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस था जो बताया हमने। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? 2 पॉइंट बताया कंडक्टिविटी से रिलेटेड। मेटेलिक सॉलिड्स कंडक्ट बट आयनिक सॉलिड्स डू नॉट कंडक्ट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मेटेलिक सॉलिड्स कंडक्टिविटी इंक्रीज और सॉरी डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, whereas ionic solids conductivity increase with the rise in temperature because ions movement of ions increases। अच्छा, सिलिकॉन के केस में और जर्मेनियम के केस में क्या होगा? वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ, इधर कुछ लिखना नहीं है यहाँ पे। सिलिकॉन और जर्मेनियम के केस में क्या होगा? सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम के केस में टेम्परेचर मेटलॉइड है। हाँ, इसका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, इसके अंदर कंडक्टिविटी बढ़ेगी विद राइज इन टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर के केस में कंडक्टिविटी बढ़ती है विद राइज इन टेम्परेचर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ज्यादा होता है। तो ये याद रखना इसके अंदर, सही ना? सेमीकंडक्टर दे हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये तुम सारे पॉइंट्स लिख लेना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन आयनिक एंड मेटेलिक सॉलिड। फिर एक पॉइंट और है कि मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं डक्टाइल और मेलिएबल, पता है ना? ये डक्टाइल ड्रॉन इनटू वायर्स, मेलिएबल बीटन इनटू शीट्स, बट आयनिक सॉलिड्स दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। हार्ड क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, व्हाई आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। तो आयनिक सॉलिड्स हार्ड क्यों है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। और ब्रिटल क्यों है? बिकॉज ऑफ नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्ड्स। बिकॉज ऑफ नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्ड दे आर ब्रिटल। समझ गया कि नहीं? और मेटेलिक सॉलिड्स के केस में मैंने तुम्हें बताया हुआ है, जैसे सोडियम तो सॉफ्ट है, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सोडियम सॉफ्ट है लेकिन आयरन हार्ड है, ऐसा क्यों है? दोनों की मेटेलिक सॉलिड्स हैं जबकि। सोडियम इज सॉफ्ट बट आयरन इज हार्ड, क्या आंसर दोगे इसका? कुणाल? सर मेटेलिक बॉन्ड्स पे डिपेंड करता है वो तो। अरे नहीं कुणाल, कोई दिक्कत तो नहीं है कि बड़े वाले अगर बड़ा हो जाता है 2-2.5 घंटे का तो? नो सर। सही, बताओ इसका क्या आंसर आएगा? सर आयरन में तो हम कार्बन मिला के हार्ड करते हैं ना। सर एक बार क्वेश्चन बता। सर Fe में सर मोर नंबर ऑफ हाँ अनपेयर्ड सही है, विधि इलेक्ट्रॉन्स सही है, कुछ भी बता रहे अभी ध्यान। आयरन हार्ड तब भी होता है सोडियम से, सोडियम बहुत सॉफ्ट होता है, दैट इट कैन बी कट इवन विद ए नाइफ। आयरन इज मच हार्डर एज कंपेयर टू सोडियम। दोनों में के अंदर मेटेलिक बॉन्ड्स हैं। 12th वाले बच्चों को सबको पता होगा ये। सोडियम के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। और आयरन में कितने अनपेयर्ड हैं? 4। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स बनते हैं। अभी ये लाइन याद रख लो, ये चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक 12th क्लास का, उसमें डिटेल है इसकी। अभी सिंपल ध्यान रखो, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। लार्जर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्गर द मेटेलिक बॉन्ड्स। तो इसलिए आयरन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इससे लास्ट में आता है 3d6। सोडियम में सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या आएगा इसमें लास्ट में? 3s1। तो सोडियम सॉफ्ट है, पोटेशियम भी सॉफ्ट है, लेकिन आयरन क्या है? हार्ड। और तुम अगर चेक करोगे, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन सबसे हार्ड है ये। टंगस्टन तो पता ही है तुम्हें, कहाँ यूज होता है? फिलामेंट ऑफ बल्ब्स में। 3700 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट है इसका, 3700 डिग्री सेल्सियस। यानी जो मेटेलिक बॉन्ड्स हैं वो बहुत वीक भी हो सकते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। बहुत वीक भी हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन ना बोर्ड में पूछे जाते हैं, बस वो चेक करने के लिए तुम्हें पता है कि नहीं पता। जैसे मैंने बोला सोडियम सॉफ्ट है लेकिन NaCl हार्ड है, क्या आंसर दोगे? तो सोडियम मेटल है और NaCl आयनिक कंपाउंड है। हाँ, तो सोडियम क्या है? मेटेलिक सॉलिड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बहुत ज्यादा होंगे। हाँ सही है, सोडियम के अंदर क्या है? मेटेलिक बॉन्ड्स हैं। और NaCl क्या हार्ड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है। सोडियम मेटेलिक सॉलिड है और NaCl क्या है? आयनिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है, मेटेलिक सॉलिड, और NaCl आयनिक सॉलिड है, इसलिए ऐसा हो रहा है। जैसे ये आया क्वेश्चन, व्हाई डायमंड एंड रोम्बिक सल्फर हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स। बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
diamond and rhombic sulfur have different melting points. क्या आंसर आएगा? देखो सर, डायमंड एंड रोमिक सल्फर हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट। क्या रीजन आएगा इसका? क्योंकि डायमंड जो है ये कोवेलेंट सॉलिड है। डायमंड क्या है? एक कोवेलेंट सॉलिड है, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड है। लेकिन रोमिक सल्फर क्या है? S8, ये क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसलिए डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट है। ये आंसर देना है। डायमंड क्या है? कोवेलेंट सॉलिड, बट रोमिक सल्फर इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो नेचुरल सी बात है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे? डिफरेंट हो। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? सर एक क्वेश्चन पूछा सर, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट होगा कि वो सीधा बर्न हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि कार्बन है हाँ, तो तो सीधा इनके बर्न नहीं जो होना चाहिए। कोई भी चीज है सबके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होंगे। चाहे वो CO2 है तो उसका भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हम बोलते हैं। चलो नेक्स्ट नोट करना है। यहाँ तक ये सबको समझ आ गया होगा। फिर इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक है जो मैंने अभी कराया नहीं तुम्हें, सिलेक्ट द टाइप ऑफ सॉलिड। ये कर लोगे ना, इससे आपको क्वेश्चन आता है तो। क्रिस्टलाइन है कि एमोर्फस है? एमोर्फस तुम्हें समझा दिया मैंने, कौन से होते हैं एमोर्फस? वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, रबड़ हो गया, या जिसके भी आगे वर्ड पॉली लिखा हुआ है। सही ना? और ऐसे और क्रिस्टलाइन कौन से हैं? कोई भी तुम्हें आयनिक दिख रहा है, मॉलिक्यूलर दिख रहा है, मेटेलिक दिख रहा है, या कोवेलेंट दिख रहा है, तो वो क्या होंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे। नेक्स्ट यहाँ से अब एक तरह से चैप्टर की स्टार्टिंग है। यूनिट सेल्स। यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस में क्या डिफरेंस है? सही ना? यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस, इसमें क्या डिफरेंस है? यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, पहले उससे समझा देता हूँ। जैसे मान लिया कोई सिमेट्रिकल बिल्डिंग है, कोई एक सिमेट्रिकल बिल्डिंग है, उसके अंदर एक रूम जो होता है वो यूनिट सेल है, और उस रूम को जब हम डिफरेंट डायरेक्शन में रिपीट करेंगे, सही ना, अबव, बिलो, राइट, लेफ्ट, कहीं पे भी रिपीट करेंगे तो पूरी बिल्डिंग मिल जाएगी हमें, उसे बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो यूनिट सेल क्या है? स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन। यूनिट सेल, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस में डिफरेंशिएट करो, ये 1 मार्क में आता है ऐसे। तो यूनिट सेल क्या है? स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन which when repeated in different directions, which when repeated in different directions produces the complete space lattice is called as unit cell. Produces the complete space lattice is called as unit cell. समझे कि नहीं? Smallest 3D portion which when repeated in different directions produces the complete space lattice is called as unit cell. कोई डाउट यहाँ पे किसी को? No, sir. फिर दूसरा No, क्रिस्टल sir. लैटिस क्या है? हाँ, क्रिस्टल लैटिस क्या है? द 3D अरेंजमेंट ऑब्टेन्ड, the three-dimensional arrangement structure obtained by the repetition of unit cells in different directions. By the repetition of unit cells in different directions is called as crystal lattice. इसे क्या बोलेंगे? crystal lattice. The three-dimensional arrangement obtained
by the repetition of unit cells in different directions is called as crystal lattice. अब जैसे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की बात करूं मैं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, तो यूनिट सेल्स के टाइप्स क्या है? मैं एक एक वर्ड में बताऊंगा सबको। जैसे मैंने बोला 1D यूनिट सेल, 1D यूनिट सेल में क्या होगा? एक ही डायरेक्शन में है ना, चाहे तुम ऐसे ले लो, ये एटम्स हैं, एक ही डायरेक्शन में यूनिट सेल बन रहा है, ये एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, या ऐसे या फिर ऐसे, किसी भी एक डायरेक्शन में होगा। तो इसमें हमारे पास पैरामीटर्स कौन से होंगे? ये 1 डायमेंशनल यूनिट सेल है, इसमें पैरामीटर्स क्या होंगे? लेंथ ब्रेथ, लेंथ लेंथ ही होगा ना सिर्फ, ओनली लेंथ, ओनली वन पैरामीटर, ओनली वन पैरामीटर इज रिक्वायर्ड। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ओनली वन पैरामीटर इज डिफाइंड फॉर 1 डायमेंशनल यूनिट सेल। ये 1D है। 2D के अंदर लेंथ ब्रेथ, हाँ, लेंथ और ब्रेथ। तो इसमें पैरामीटर्स कौन कौन से आ जाएंगे? लेंथ, ब्रेथ और हाइट, सॉरी, लेंथ, ब्रेथ और एंगल। जैसे ए, बी और थीटा, नहीं समझे? ए, बी और थीटा, ये 3 आ जाएंगे, 3 पैरामीटर्स हैं इसके अंदर। लेंथ, ब्रेथ और एंगल क्या है इनके बीच में? जैसे मैं एग्जांपल अगर ले लेता हूँ, 2D यूनिट सेल के अंदर स्क्वायर यूनिट सेल, सही ना, स्क्वायर यूनिट सेल, तो उसमें स्क्वायर बनेगा, जैसे ये बन गया स्क्वायर, ये एटम्स है, ये एटम है, ये एटम है, ये एटम, तो ये बन गया स्क्वायर, ये स्क्वायर बन गया। तो इसमें ये एंगल आया 90 डिग्री का, ये भी ए, ये भी ए। लेंथ और ब्रेथ क्या होंगे? सेम, ए विल बी इक्वल टू बी और थीटा इक्वल टू 90। कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? ये डिफरेंट डायरेक्शन में रिपीट होगा तो बन जाएगा पूरा क्रिस्टल लैटिस। ये पूरे 3D में रिपीट होगा और क्या बन जाएगा? क्रिस्टल लैटिस। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। ये स्क्वायर यूनिट सेल है, ये क्या है? स्क्वायर यूनिट सेल। फिर रेक्टेंगुलर यूनिट सेल क्या होगा 2D के अंदर? जिसमें लेंथ और ब्रेथ क्या होंगे? होगा थीटा 90, सही ना, थीटा 90। फिर ऐसे ही तीसरा आ जाएगा हमारा, एक हो गया स्क्वायर, हो गया एक रेक्टेंगल, हो गया एक रोम्बस ले लो। रोम्बस में क्या आएगा? ए इक्वल टू बी आएगा। यस सर। थीटा, थीटा कितना होता है इसमें? नॉट इक्वल टू 90 या 60, है ना। तो ये रोम्बस में आ जाएगा। ए इक्वल टू बी होता है, ए इक्वल टू क्या होगा? बी होगा। और कोई आता है 2D में? हाँ, हेक्सागोनल आ जाएगा। और कौन सा आ जाएगा? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में एंगल कितना आएगा? एंगल कितना आ जाएगा इसमें? ए इक्वल टू बी तो होता है इसके अंदर, और थीटा कितना आ जाएगा? 120 का, 120 आ जाएगा, है ना। ये HCP, हेक्सागोनल इन 2D, हेक्सागोनल इन 2D। फिर एक लिखते हैं मोस्ट अनसिमेट्रिकल 2D यूनिट सेल इज, मोस्ट अनसिमेट्रिकल 2D यूनिट सेल इज पैरेललोग्राम। फिफ्थ, ये फोर्थ था, फिफ्थ पैरेललोग्राम, जिसमें ए नॉट इक्वल टू बी आएगा, सही ना, ए नॉट इक्वल टू बी आएगा, थीटा नॉट इक्वल टू 90, ये ध्यान लेंगे। ए नॉट इक्वल टू बी, थीटा नॉट इक्वल टू, एंड दिस इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल। नोट कर लेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, पांचों बता दिया मैंने। मोस्ट अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल है, पांचों बता हाँ, कर लिया नोट? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? ये 2D यूनिट सेल्स थे, ये क्या थे? 2D यूनिट सेल्स 5। कौन सा? स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, हेक्सागोनल और पैरेललोग्राम। सबसे अनसिमेट्रिकल कौन सा है? पैरेललोग्राम वाला। ऐसे ही हम भी पढ़ेंगे ना जब 3D वाले यूनिट सेल्स, तो उसमें सबसे अनसिमेट्रिकल आएगा ट्राइक्लिनिक। सबसे अनसिमेट्रिकल कौन सा आएगा? ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। तो अब नोट करेंगे इसमें आगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स और क्रिस्टल हैबिट्स, वो 3D वाले एक तरह से। इसमें पैरामीटर्स कितने होंगे? 6 कितने होंगे पैरामीटर्स? 6। ए, बी और सी। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट होगा, अल्फा, बीटा, गामा, एंड एंगल बिटवीन एजेस। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन।
लैटिस पैरामीटर्स क्या होते हैं? विच डिफाइन ए यूनिट सेल। लैटिस पैरामीटर्स क्या होते हैं? विच डिफाइन ए यूनिट सेल। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट एंड एंगल बिटवीन द एजेस। एजेस एक लाइन में बोले अगर तो एजेस ऑफ द यूनिट सेल, क्लियर, एजेस ऑफ द यूनिट सेल एंड एंगल बिटवीन द एजेस, एजेस ऑफ द यूनिट सेल एंड एंगल बिटवीन द एजेस, सही ना। तो ये इसके लैटिस पैरामीटर्स हैं। 6 पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं एक 3D यूनिट सेल को। 6 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट एंड एंगल बिटवीन द एजेस, एजेस एंड एंगल बिटवीन द एजेस, एक लाइन में। दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। तो अब इसमें 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। क्रिस्टल सिस्टम्स और क्रिस्टल हैबिट्स। क्रिस्टल सिस्टम और क्रिस्टल हैबिट्स 7 टाइप्स के हैं टोटल, वो नोट करेंगे। 7 टाइप्स के कौन कौन से, तो इसको एक वर्ड से याद कर लेंगे पहले, क्रिस्टल सिस्टम्स और क्रिस्टल हैबिट्स। यूनिट सेल्स कह सकते हैं इसके अंदर। यह क्रिस्टल सिस्टम आ गया, ये अभी रट जाना चाहिए सबको। दूसरा यहाँ पे एजेस, ये एजेस आ जाएगा या साइड्स आ जाएगा, यहाँ एंगल आ जाएंगे, और यहाँ पे कह लो कि एग्जाम्पल। तो क्रिस्टल सिस्टम्स, इसको इस वर्ड से याद कर लेना, सी टॉम टी आर एच से पहले। तो सी टॉम टी आर एच, सही ना, सी टॉम टी आर एच। क्यूबिक, पहला क्या है? क्यूबिक। टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, एग्जांपल डायरेक्ट होगी ऑर्थोरोम्बिक सल्फर। मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल पूरा RHOMBO, रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल, और ट्राइगोनल, लास्ट है हेक्सागोनल। ये 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम्स हैं जो तुम्हें याद रहने चाहिए। क्यूबिक, मैंने क्या वर्ड लिखवाया है? सी टॉम टी आर एच, सी टॉम टी आर एच। तो इसमें क्या आ जाएगा? और इसमें ना एक वर्ड याद रख सकते हो, ये याद कर लो। इसमें आएगा 3 टाइप्स के यूनिट सेल्स कवर होंगे इसमें। सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। क्या होते हैं अभी आगे डिटेल इन्हीं की पढ़नी है। सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। उससे अगले में सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। ये स्पेशल केस, इसमें 4 टाइप्स के आएंगे। इनको ब्रेवाइस लैटिसेस भी कहते हैं। सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। मोनोक्लिनिक में फिर आ जाएगा SB, फिर सिंपल, सिंपल, सिंपल। ये 14 टाइप्स के ब्रेवाइस लैटिसेस हैं। S से सिंपल है, B से बॉडी सेंटर्ड है, F से फेस सेंटर्ड है, और E से एंड फेस सेंटर्ड, E से एंड फेस सेंटर्ड। टोटल 14 आएंगे, चेक करना। टोटल 14 ब्रेवाइस लैटिसेस हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं ब्रेवाइस लैटिसेस? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं ब्रेवाइस लैटिसेस? 28। 28। हाँ, हर एक में 4-4 मान लो, तो मैक्सिमम हो सकते हैं 28। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 28। कोई डाउट? बोलो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो ये याद करते रहना साथ साथ, नहीं सर। साथ साथ याद करते रहना सबके नाम। तो नेक्स्ट नोट करना है अब इसके अंदर एजेस क्या 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 होंगी, है ना, एजेस। तो एजेस के लिए ध्यान देंगे। हाँ 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 अंश, देखो एजेस देखो, क्यूबिक के अंदर, क्यूब के अंदर तो सब कुछ इक्वल होता है कि नहीं? A = B = C। अब करना है, एक को छोड़ देना, याद करना साथ साथ ही इसको। यहाँ से चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है अब ये। अब अगला A = B, और इसका क्वेश्चन तुम अगर चेक करोगे ना, मैट्रिक्स मैच में, IIT में, नीट में, सब में आ चुका है क्वेश्चन इसका। इसलिए सब एजेस और एंगल्स रटे होने चाहिए। क्यूब के अंदर सबको पता है कि सारे एंगल्स इक्वल, और इक्वल भी किसके? 90 के। सारी साइड्स इक्वल। इसमें एक को नॉट इक्वल टू कर दो, उससे अगले में दोनों को नॉट इक्वल टू कर दो, फिर इसको 3 बार रिपीट कर दो। समझे कि नहीं? 3 बार रिपीट कर दिया, अब ऊपर वाले 2 रिपीट कर दो। तरीका बता गया कैसे याद करना है? तरीका समझ आ गया कि नहीं? सर आपने सेकंड लास्ट जो लिखा है वो एक बार रिपीट कर दो। रोम्बियो, मैंने क्या बोला है? मैंने क्या बोला है? पहले
A इक्वल टू B इक्वल टू C, उससे अगले में नहीं। लास्ट वाले को नॉट इक्वल टू एजेस बोल नहीं, ये नाम सेकंड लास्ट नाम नाम सेकंड लास्ट है रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल। ये आ गए 7 साइड्स को याद करने का तरीका समझ आ गया कि नहीं? हाँ सर आ गया। अब नेक्स्ट नोट करेंगे एंगल्स को याद करने का तरीका, लेकिन इसी फॉर्म में लिखा होना चाहिए, सी टॉम TRH। और रोम्बोहेड्रल को ट्राइगोनल भी कहते हैं, रोम्बोहेड्रल को ट्राइगोनल भी कहते हैं, सही ना। डिस्टॉर्टेड क्यूब होता है ये वैसे, डिस्टॉर्टेड क्यूब। और ऑर्थोरोम्बिक तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मैच बॉक्स देखा हो ना, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती उसकी। मैच बॉक्स देखा ना तुमने, मैच बॉक्स में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। ऑर्थोरोम्बिक मैच, ये क्वेश्चन जैसे एम्स का क्वेश्चन है 2005 का शायद क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था कि ग्रेफाइट कौन से क्रिस्टल सिस्टम के अंदर आता है, ग्रेफाइट कौन से सिस्टम के क्रिस्टल सिस्टम में आएगा बताओ। ग्रेफाइट कौन से क्रिस्टल सिस्टम में आएगा? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल। हाँ हेक्सागोनल में आएगा कि नहीं, हेक्सागोन बनता है उसमें। तो ऐसे सिंपल एग्जांपल पूछ लेते हैं। अब क्यूबिक, क्यूबिक में मैंने एंगल साइड्स तुम्हें बता दिया, एंगल पहले तीनों में 90 डिग्री, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, पहले तीन में सेम। अब एक मैंने तुम्हें अभी लाइन बताई थी पीछे, ट्राइक्लिनिक इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम। इसका मतलब क्या है, ट्राइक्लिनिक के अंदर कोई भी एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं है और आपस में भी इक्वल नहीं। इसको ऐसे याद रख लो, कोई भी एंगल भी इक्वल नहीं है और 90 इक्वल, ना ही कोई साइड इक्वल, ना ही कोई एंगल इक्वल। तो मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम कौन सा है? ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक, कोई भी साइड इक्वल नहीं, कोई भी एंगल इक्वल नहीं। समझ गया कि नहीं है? इसके अलावा सब कुछ इक्वल किस किस में है, सब कुछ इक्वल किस में है? क्यूबिक के अंदर, मोस्ट सिमेट्रिकल। ऐसे ही रोम्बोहेड्रल के अंदर भी है। रोम्बोहेड्रल में हमने एक तरह से एक क्यूब पे एक फोर्स लगा दिया, जिससे एंगल चेंज हो जाता है बट साइड चेंज नहीं होती। तो एंगल चेंज हो जाएगा तो क्या आएगा, रहेंगे तो सारे इक्वल, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। तो इसमें भी तीनों इक्वल आ गए। किसमें सारे एंगल्स इक्वल हैं? पहले तीन में और रोम्बोहेड्रल में, पहले तीन में और रोम्बोहेड्रल में। और हेक्सागोनल में याद रहेगा तुम्हें, क्यों? क्योंकि एक एंगल इसमें 90, 120 तो आएगा ही, अल्फा बीटा इसमें 90, गामा मोनो में 120। क्या है? बता रहा हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ। अल्फा बीटा अब मैंने कितने बता दिए, 6 बता दिए। इसका याद रख लो बस, मोनोक्लिनिक का अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 नॉट इक्वल टू बीटा, बस ये याद रख लो एक। तो एंगल्स ऐसे याद रख लेना, ये मैंने अपने तरीके से ऐसे याद रखे हुए हैं, तुम्हें जिस तरह से करना है उस तरह से याद कर लेना। 4 में एंगल इक्वल है, पहले 3 में और 6 में, 6 वाले में बस नॉट इक्वल टू 90 है। ट्राइक्लिनिक क्या है? मोस्ट अनसिमेट्रिकल, मोस्ट अनसिमेट्रिकल, इसमें कोई भी एंगल इक्वल नहीं है 90 के और ना ही आपस में इक्वल है। और हेक्सागोनल में एंगल 120 तो आना ही है, एंगल एक क्या आएगा, 120 जरूर आएगा इसके अंदर, तो 120 जरूर रखना इसके अंदर एंगल। हेक्सागोनल कुछ ऐसा ही बनेगा ना, मतलब कुछ हेक्सागोनल ये बन गया, ये बनाया, नीचे बनाया, ज्वाइन कर दो, तो 120 वाला एंगल तो आना ही है इसके अंदर। समझे कि नहीं? ये सब ज्वाइन करके बन जाएगा हेक्सागोनल। तो इसमें 120 वाला एंगल तो आएगा ही। ये क्या है? हेक्सागोनल। ये चेक कर लेना खुद। तो अब इसी एग्जांपल नोट कर लेंगे एक बार, एग्जांपल्स। पहले वाला एग्जांपल ये तुम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कॉपर लिख दो, NaCl लिख दो, कॉपर और NaCl, कॉपर हो गया, NaCl हो गया, ZnS हो गया, सब में। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल का एग्जांपल व्हाइट 10, व्हाइट 10। ऑर्थोरोम्बिक में अभी मैंने एग्जांपल बताया तुम्हें, मैच बॉक्स, या सबसे सिंपल एग्जांपल याद करनी है इसकी, ऑर्थोरोम्बिक सल्फर, उससे नीचे मोनोक्लिनिक सल्फर। इसका एग्जांपल ऑर्थोरोम्बिक सल्फर, नीचे मोनोक्लिनिक सल्फर। ट्राइक्लिनिक विच इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल, इसका एग्जांपल कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, या हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, एक ही बात है, CuSO4.5H2, या K2Cr2O7 भी इसका एग्जांपल है, K2Cr2O7। इसमें सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, NaNO3। लास्ट वाले का मैंने बता दिया है, ग्रेफाइट। लास्ट वाले का एग्जांपल मैंने बता दिया, ग्रेफाइट। ये टेबल तुम्हें रटा होना चाहिए पूरा, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स वाला टेबल, ये पूरा याद होना चाहिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी मैंने बता दिया, इसके अंदर 6 पैरामीटर डिफाइन करते हैं एक 3D यूनिट सेल, 6 पैरामीटर डिफाइन करते हैं एक यूनिट सेल को। और इसके अंदर ब्रेवाइज लैटिसेस कितने हैं टोटल? तो ट्राइगोनल, 40। ट्राइगोनल का एक बार बता दो। ट्राइगोनल एग्जांपल NaNO3, ट्राइगोनल का एग्जांपल NaNO3,
समझ आ गया यहाँ तक कि नहीं? यस सर। चलो अब यहाँ पे हमारा थ्योरी हमारी खत्म हो चुकी है। अब यहाँ से चैप्टर की स्टार्टिंग है, यहाँ से है चैप्टर की स्टार्टिंग। इसको जैसे मैं बात करूं सिंपल क्यूबिक लैटिस, इसको पूरा ढंग से बस चलो सिंपल क्यूबिक लैटिस पढ़ने से पहले ना एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ जो तुम ना पढ़ के रखना सिर्फ, ताकि तुम्हें नेक्स्ट टाइम कोई दिक्कत ना आए। ये एक क्यूब लिया मैंने, इस क्यूब की डिटेल पहले कर देते हैं। इस क्यूब की डिटेल, इस क्यूब के अंदर बताओ कितने कॉर्नर्स हैं, कितने कॉर्नर्स है इस क्यूब में? 8। 8 कॉर्नर्स। ये ना 8 कॉर्नर्स। ये एटम जब भी मैं रखूंगा ध्यान रखना कि ये एटम एक्चुअल में आपस में टच होते हैं। ये एटम, ये मैं पहले एक लाइन दिखा रहा हूँ, ये ऐसे टच में है, बस हम अपनी सिंपलिसिटी के लिए ऐसे दिखाते हैं कि ये एटम और ये एटम ये टच में नहीं है, नहीं तो बनाने में दिक्कत आएगी इसीलिए। अदरवाइज दीज एटम दे आर एक्चुअली टचिंग ईच अदर। ये जैसे इस एटम को कितने एटम टच कर रहे होंगे? अब इस एटम को कितने एटम टच कर रहे होंगे बताओ? 3 2 कितने एटम टच करेंगे इसको? 2 3। 3 देखो ये वाला 3 यस इसी सर। के अंदर। और ध्यान रखना मैं नेक्स्ट टाइम तुमसे पूछूंगा ये एक्चुअल में पूरा रिपीट हो रहा है, ये एक यूनिट सेल है, ये हर एक डायरेक्शन में रिपीट हो रहा है, तब तुम्हें सोचना है कि इसको एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं। वो नेक्स्ट टाइम करेंगे, नेक्स्ट टाइम चैप्टर पूरा स्टार्ट होगा। अभी तक थ्योरी थी सारी, इसमें कुछ था नहीं। तो टोटल कॉर्नर्स कितने हैं इसके अंदर? 8 कॉर्नर्स। दूसरा पॉइंट, टोटल फेसेस कितने हैं इसमें? 6 फेसेस। दिख रहा है ना 6 फेसेस? 6 फेसेस। एक रूम में सोचो 4 वॉल्स हैं, एक सीलिंग और एक फ्लोर, 6 फेसेस हैं इसमें कि नहीं? बोलो। यस सर। हाँ सर। टोटल, हाँ टोटल एजेस कितनी है, साइड्स कितनी है इसके अंदर? टोटल एजेस या एटम की साइड्स? रोटेशन 12 वेजेस। हाँ 12 एजेस है। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। सर जो आप कह रहे हो कि एटम की रोटेशन होएगी, रोटेशन होगी? जैसे ये एटम है वो शिफ्ट होगा ना आगे? हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये एटम शिफ्ट नहीं होगा, इसके आगे ना पूरा कंटिन्यूएशन है, यहाँ पे भी यूनिट सेल है, उधर भी एटम्स है, ऐसे मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ये पूरा रिपीटिशन है ऐसा। ये नेक्स्ट टाइम बताऊंगा मैं, अभी बस सिर्फ बस कितने कॉर्नर्स हैं, कितने एजेस है, कितने फेसेस हैं ये बता रहा हूँ। इसके अंदर 8 कॉर्नर्स हैं, 6 फेसेस हैं, 12 एजेस हैं। कोई डाउट? नो सर। ये आ गया ना 8 कॉर्नर 6 फेसेस 12 एजेस। इसके अलावा इसके अंदर कितने बॉडी डायगोनल्स हैं? बोलो, सबने पढ़ा हुआ ये? 4 हाँ 4 बॉडी डायगोनल। 4 बॉडी डायगोनल। 4 बॉडी डायगोनल। कितने फेस डायगोनल होंगे? 12 4 बॉडी डायगोनल समझ आ गए कौन से? ये वाले देखो एक बार, 12। ये 4 बॉडी डायगोनल, 1 2 3 और ये 4। किसी को डाउट तो नहीं है? सबसे नो लॉन्गेस्ट सर। लेंथ जो होगी, जो सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ है, दैट इज कॉल्ड एज बॉडी डायगोनल। समझ आ गया सबको कि नहीं? ये एक रूम के अंदर तुम सोच सकते हो, अब एक रूम के अंदर जहां बैठे हो वहां पे सोच के देखना, वहां पे उसमें सोचने में ज्यादा सही लगेगा तुम्हें। थोड़ा सा 3D है ये, तो ध्यान से समझेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट बताएंगे अब कितने बॉडी कितने फेस डायगोनल है? 12। 12। हर एक फेस के सेंटर पे क्रॉस कर दो, सेंटर पे क्रॉस करो। टोटल फेस डायगोनल कितने हैं? 12। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, गलत मत करना इससे। तुम्हें बताना है बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होगी? बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी है, फेस डायगोनल की लेंथ कितनी है? बॉडी डायगोनल की रूट तो फेस डायगोनल √2 है। बॉडी डायगोनल की बॉडी √3 डायगोनल और फेस √3 है। डायगोनल की √2। हाँ बॉडी डायगोनल बॉडी √3 डायगोनल की लेंथ होगी √3 है, a √3। ये अंश तेरे को समझ आ गया कि नहीं? यस सर। क्या? a√3, इसको भूलना नहीं है, यही यूज होगा सबसे ज्यादा, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होगी? a√2। चाहो तो पाइथागोरस करके निकाल दो, जैसे ये मैंने लिया a साइड, ये भी a साइड,
ये हो गया हमारा फेज डायगोनल, ये फेज डायगोनल हो गया। ये एंगल है 90 डिग्री का, रूम के अंदर एज्यूम करो उस चीज को, ये ए पाइथागोरस लगाओगे तो √2a आ जाएगा कि नहीं, है a √2, कोई डाउट? नो सर। और ये आ गया मेरे, मान लो ये है बॉर्डर डायगोनल, ये बॉर्डर डायगोनल है, ये a √2 लेंथ नीचे आ गई, बेस आ गया, ये परपेंडिकुलर, ये a है तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, a √2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, √3 है कि नहीं, ये लेंथ ये वाली AC मान लो, इस लेंथ को AC, ये √3 आ जाएगी कि नहीं लेंथ? यस सर। ये अंश तेरे को समझ आ गए? यस सर आ गया। a √3 किसकी लेंथ आ गई, बॉर्डर डायगोनल की, और a √2 किसकी लेंथ आ गई, फेज डायगोनल की। एक चीज में, एक तरीका मैं और बता देता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी यूज होगा, कई बार डिस्टेंस कोई और निकालना होता है तब वो आना चाहिए तुम्हें। भूलना नहीं, बॉर्डर डायगोनल सबसे बड़ी लेंथ होती है एक क्यूब के अंदर, तो उसकी लेंथ कितनी है, a √3, और फेज डायगोनल की लेंथ कितनी है, √2a। अब एक चीज और देखेंगे, देखो जैसे मान लो ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, अब मैंने बोला तुम्हें कि लेंथ निकालने को बोला है, मान लो यहाँ पे लेंथ निकालनी, इस पॉइंट पे लेंथ कितनी होगी, तो तुम्हें डिस्टेंस पता है कि इधर जाने के लिए तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला सबको आता है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये लेंथ निकालनी है तुम्हें यहाँ से ओरिजिन से, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना अगर आता है तो तुम्हें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इस पॉइंट पे जाने के लिए तुम ये मान लिया एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, A,0,A अंश, अंश तू बोल क्या? देखो इधर जाने के लिए हम एक्स एक्सिस पे कितना गए a, जेड एक्सिस पे कितना गए, जेड एक्सिस पे कितना गए a, क्या हम ऊपर गए, हाइट मिली क्या इसको, नहीं, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके, a0a, कोई डाउट, एक्स वाई जेड। अंश देख नो समझ सर। आया तेरे को कि नहीं? यस सर आ गया। हाँ, अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, मान लो ये AC है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट में a - 0 का स्क्वायर A प्लस √2। 0 - 0 का स्क्वायर प्लस a - 0 का स्क्वायर, ये आएगा कि नहीं, a - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर प्लस a - 0 का स्क्वायर, तो क्या आ गया, √2a, कोई डाउट? अंश नहीं सर आ गया समझ। ना, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके ऐसे ही। अंश मेरे को पता है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये ले ले, इस पॉइंट के, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो सर जेड वाला की जहाँ पे जेड मार्क किया है। हाँ हाँ हाँ, जो भी मैंने बनाया ये रहा, ये देख ले, सर रेड से किया जो मैंने, सर इसका सर एक तो ए होगा, 0 नहीं 0 0 एक होंगे नहीं, सर, X, Y, कोऑर्डिनेट Z, कोऑर्डिनेट 0 0 0 होंगे। हाँ 0 0 है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं सर। डिस्टेंस निकाल लेगा ना, ए ही आ जाएगा, ये तो ये ए ही है डिस्टेंस। अब इसके बता, ये वाला बता जरा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सर इसके नहीं पता। तो सोच तो सही, इस पे जाने के लिए तू देख, एक्स पे कितना गया, वाई पे कितना गया, जेड पे कितना गया, रूम के अंदर एज्यूम कर, अपने जहां बैठा तू उस रूम में एज्यूम कर, इस पॉइंट पे जाने के लिए एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, बिल्कुल ऑपोजिट कॉर्नर पे जाने के लिए डायगोनली, एक्स पे ए कितना गया, वाई, हाँ ए कॉमा ए हाँ, और सर एक 0 हो जाएगा। नहीं तीनों ए, देख ढंग से, सर इस कॉर्नर से एक तो हमको यहाँ पे जाना है सी पे, हाँ इस कॉर्नर से हमको फिर ऊपर के 2 पॉइंट्स पे जाना है ना। हाँ ठीक मेरी है, बात ए हो सुन, जाएगा। समझ गया कि नहीं, एक्स पे तू कितना गया, समझ गया ए, समझ गया। ए गया कि नहीं, और फिर तू इधर भी आया, थोड़ा इधर भी आया, और हाइट भी दी तूने, तो तीनों तीनों जगह गया ना, ए। हाँ समझ गया समझ गया समझ गया। तो ये √3 आ जाएगा कि नहीं अब डिस्टेंस फॉर्मूले से, ये डिस्टेंस, हाँ आ जाएगा। नहीं एक मिनट, हाँ विदाउट रूट, a - 0 हाँ का सर आ स्क्वायर जाएगा। प्लस a - 0 स्क्वायर प्लस a - 0 का स्क्वायर, अंडर रूट मिलेगा तो a √3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a √3,
समझ गए कि नहीं? समझ गया सर। अब मान ले ये वाले कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके? सर वही ए कॉमा ए सर ए कॉमा ए ही होंगे। ए को नहीं, ए 0 जेड पे गएगा तू उसमें? सर इसमें पे एक्स पे जाएंगे, हाँ एक्स पे गया, यहाँ देख वाई एक ही पे प्लेन गए। में है ना, एक ही प्लेन में है इसमें। तू एक्स पे गया ए, हाँ वाई ठीक पे है गया ठीक है। ए, क्या जेड पे गया क्या? नहीं नहीं समझा? समझ गया समझ गया। तो ये अगर इससे कर सकता तो करियो, नहीं तो फिर मैंने डायरेक्ट रटवा दिया ना, उसको रटा होना चाहिए तेरे को। बॉडी डायगोनल की लेंथ, बोर्ड के लिए बस ये इंपॉर्टेंट है। बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या है? √3 है। हाँ, और फेस डायगोनल की √2 है। बस ये इतना ही रटा होना चाहिए बस। कोई डाउट किसी को? नो सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? समझ आ गया कि नहीं यहाँ तक? ये हमारा सॉलिड स्टेट की स्टार्टिंग हो चुकी है। अगर यहाँ तक पढ़ के रखा तुमने तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत ढंग से समझ आएगा। बस कितने कॉर्नर, एक कॉर्नर कितने एटम से शेयर होगा, एक एटम कितने रूम से शेयर होगा, इस टाइप से। ये कॉर्नर लिया मैंने, कोई भी एक कॉर्नर ले लो, ये कितने रूम से शेयर होगा। मान एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे ऐसे सोचना आना चाहिए। मान लो मैंने यहाँ पे एक एटम रख दिया, यहाँ एटम रख दिया, ये एटम कितने रूम से शेयर होगा, फेस के सेंटर पे जो एटम। सर 2 से ही होगा। ये तो कुणाल तू मत बोल, 11 साल बच्चों को सोचने दे। हाँ सर ये 2 जो से एटम है होगा। यहाँ पे 2 से होगा यस सिर्फ। सर। ये एक इस रूम में आएगा आधा, और आधा रहेगा साथ वाले रूम, तो आधा उधर जाएगा आधा इधर, 2 से शेयर होगा। ऐसे सोचो, एक बुक तुम्हारे पास, बुक जो है ना, कोई बुक ले लेंगे हैवी सी, बुक के ऊपर सेंटर पे एक फेस पे रख दिया, एक एटम रखा। वो एटम, उस एटम को तुम कैसे ढक सकते हो? जस्ट उसके ऊपर एक बुक रख दो तो, है ना, तो ढक जाएगा। तो इसलिए वो आधा आधा इस रूम में है एक्चुअल में एटम, और आधा दूसरे रूम में। ऐसे सोचना कुछ। ऐसे ही कॉर्नर कितने से शेयर होगा, कॉर्नर पे जो एटम है, और कितने रूम से शेयर होगा? 3 3 कितने से? 3 1 ये जो स्फेरिकल एटम है, एक से नहीं, 3 सर 3 से। ना ना, दो। कुणाल तू रहने दे, कुणाल छोटी छोटी चीजें हैं बहुत। ये कितने से शेयर होगा? ऐसे सोचो, बुक, एक बुक ले लो हैवी सी, बुक के 8 कॉर्नर दिख रहे हैं तुम्हें। अब एक कॉर्नर, कोई भी एक कॉर्नर सिलेक्ट कर लो, उस कॉर्नर को अगर तुम्हें छुपाना है तो कितने क्यूब लगाने पड़ेंगे? 4 8, 4 ऊपर भी तो आएंगे। 4 तो एक प्लेन में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, 4 नीचे 4 ऊपर। ये सोचना अगर आ गया तो सॉलिड स्टेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉर्नर को सोचो, एक कॉर्नर जो तुम्हारा रूम बना हुआ, जिस रूम में तुम बैठे हो, जो रूम है उसका कॉर्नर जो है, टोटल कितने कॉर्नर से टच में आ सकता है क्यूब के? 90 डिग्री एंगल है तो 90, 4 रूम तो बिल्कुल नीचे, और 4 रूम जस्ट उनके ऊपर, तो 8 रूम से शेयर हुआ ना एक कॉर्नर। नहीं सोच पा रहे हो? नहीं सर ये नहीं आया। ये नहीं देखो आया। एक, अच्छा तुम ना एक काम करो, 3 या 4 बुक उठा लो बस, एक जैसे साइज की बुक या कॉपी, कोई भी थोड़ी हैवी होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए। बस एक बार ये समझने की कोशिश करो, फिर बस नेक्स्ट टाइम करेंगे। अब अंश, जी सर। तेरे को क्लियर हुआ कि? नहीं सर नहीं हुआ क्लियर, कर अभी समझूंगा। अच्छा तूने 2 बुक उठा लिए, 2 बुक, 3 अच्छा ठीक है, 2 बुक उठा ली। 2, हाँ 3 4 है तो बहुत अच्छी बात है। अब देख, एक बुक का टोटल उसके कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर है। यस सर। यस सर। 8 कॉर्नर है। किसी एक कॉर्नर पे कोई एटम रखा है, उस एटम को छुपाने की कोशिश करो। कैसे छुप सकता हो एटम? जब
4 बुक उसके साथ एक प्लेन में रख दो, है ना, उसको ढकने के लिए 4 बुक बिल्कुल मिला के रख दो, 4 ऊपर, तो कॉर्नर कितने से टच में आया? सर एक ऊपर एक साइड में भी तो रख सकते हैं। एक मिनट, लास्ट ईयर जिन्होंने 12th में पढ़ा मेरे पास, उनको सबको समझ आ गया होगा ये। देखो ये ऐसे है, देख इस कॉर्नर को मेरे को छुपाना है, इस कॉर्नर को छुपाना है, तो मैं क्या करूंगा, इधर एक रख दिया, नहीं समझ आई बात? ये एक बुक इधर रख दी, या एक रूम इधर है, ऐसे इन दोनों के आगे एक रूम, एक इसके आगे रूम, एक इसके आगे रूम, ऐसी एक इसके आगे रूम, नहीं समझ आई बात? 4 हो गए कि नहीं? है यस सर। 4 ऊपर, तभी तो ये कॉर्नर छुपेगा। आ गया सर। यस सर। अंश तेरे को सर आ गया समझ। नहीं समझ आया? नहीं आ गया सही में आ गया। 4 चल, एक यानी एक कॉर्नर जो था वो कितने क्यूब से या कितने रूम से टच में था? 8 से ना, तो 8 से 4 एक प्लेन में, 4 ऊपर, तो ये एटम एक क्यूब में कितना है? 1/8 था कि नहीं? ये एटम इस क्यूब में कितना है? 1/8 है कि नहीं? यस। नहीं समझ आई बात? सर आ गया सर समझ। एक एटम का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दिस क्यूब कितना हुआ? 1/8 है ना 1/8? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। यही चीज बतानी थी, बस यही चीज समझानी है कि 1/8 शेयर होगा इसका, और फेस के डायगोनल पे, फेस पे है, फेस के सेंटर पे, तो उसका आधा शेयर होगा। अच्छा एज पे है तो अंश तू बताइए उसका आंसर, बाकी सब सोचेंगे। एज के सेंटर पे है तो वो इस क्यूब में कितना है? अंश तेरे को समझ आ गया क्वेश्चन? यस सर आ गया समझ। बता, ये एज के सेंटर पे है तो ये कितने क्यूब से शेयर होगा? 2। थोड़ा सा और सोच ढंग से। बुक के 12 एजेस हैं, किसी भी एक एज पे एटम लगा दे और उसको देख, उसको ढकना है तेरे को, तो कितने से शेयर होगा? सर 12 से ही होगा। 4। किसने बोला 4? हाँ, वंश वंश तू पास आउट में है ना? 12th वाला वंश है कि पास आउट वाला? सर पास आउट। तू फिर क्यों बोल रहा है? तूने तो कितने ढंग से पढ़ा होगा ये चीज। हाँ सर 4 है, समझ आ गया। समझ ये इसको, हाँ 4 विधि को समझ आ गया, मुकुल को समझ आ गया, अंश तेरे को समझ सर आया कि नहीं? 4 अंश नहीं आया, एज वाला मेरी नहीं बात आया। सुन, समझ आ गया। देख एज वाला तू देख, मेरी बात सुन, ये एक एज है ना, अच्छा नीचे 4 इस एज है इसलिए 4 से होगा। नहीं ऐसे मत सोच, नीचे 4 एज है, ये तो कंसेप्ट ही गलत है। ये एज को तेरे को ढकना है तो तू इसके सामने एक रखेगा, क्यों रखेगा ना? हाँ रख दिया। सामने रखेगा, और 2 इन दोनों के नीचे, एक इसके नीचे और एक इसके नीचे, साथ वाले के नीचे। नहीं समझा? तभी तो ढकेगी लाइन ये। अच्छा समझ गया। अंश ये चीज देख, समझना तो है ही, ये याद भी कर लियो ताकि बाद में ज्यादा सोचना ना पड़े। एक एटम जो एज के सेंटर पे है, एक्चुअल में 1/4 शेयर होता है। एक एटम जो एज के सेंटर पे है 1/4 है इस रूम के अंदर, 1/4 दूसरे रूम के अंदर, 1/4 तीसरे के अंदर, 1/4 चौथे के अंदर, 4, और जो जो बिल्कुल कॉर्नर पे था वो 8 से शेयर होता है। 8वां हिस्सा, ये 8वां हिस्सा, ये इतना हिस्सा एक रूम में आएगा। नहीं समझ रही बात? आ गया सर। कोई डाउट? अब एक कॉर्नर पे जो एटम है उसका शेयर होता है 1/8, एक कॉर्नर पे जो एटम है उसका शेयर कितना है? 1/8। एक फेस सेंटर पे जो है उसका शेयर कितना है? आधा। उसका शेयर कितना है? हाफ। कॉर्नर पे 1/8, फेस पे आधा, और एज के सेंटर पे कितना है? 1/4। इसको खुद बुक ले लो, 4-5 बुक्स ले लो और इस तरह से सोचो। मतलब समझो पहले इसका क्या है, एक एटम कोई भी कॉर्नर पे जो प्रेजेंट है
एक एटम जो भी कॉर्नर में प्रेजेंट है वो एक्चुअल में एक रूम के अंदर कितना आएगा? सर हाफ इस पे है, हाफ है फेस के सेंटर पे, जो दीवारें बनी हुई है ना रूम की, उसके हाँ। फेस के सेंटर पे एक एटम है, तो वो इस रूम से तो शेयर होगा, ये दीवार जो दूसरे रूम का कॉमन है उससे शेयर होगा। दोनों में आधा आधा जाएगा ना, आधा इसमें आधा उसमें। सर ये बहुत गुचड़ मुचड़ हो गया, समझ नहीं आ रहा मेरे को। तेरे को अच्छा मतलब समझ आ गया क्या मतलब है इसका? मैं जो हाँ एटम मतलब कॉर्नर पे आ रखता गया। हूँ, मतलब ये है सिंपल, जो एटम मैं कॉर्नर पे रख रहा हूँ वो एटम क्या पूरा उस रूम में जा रहा है या और रूम से भी शेयर हो रहा है? ये समझ आ गया मेरे को। मतलब यही तो बुक्स लेके ना, बुक्स लेकर के उससे सोच कि तूने बुक ली, एक कॉर्नर को तेरे को ढकना है, तो टोटल तेरे को 8 रखने पड़ेंगे, 4 तो एक प्लेन में और 4 ऊपर उसके। नहीं हो रहा क्लियर? नहीं सर समझ गया मैं। तो इस तरीके से करेगा ना, थोड़ा सा करके तो देखना पड़ेगा। नहीं स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट टाइम मैं और डिटेल में लूंगा, लेकिन मैंने हिंट इसलिए दे दिया है कि तुम थोड़ा सा और सोचो। कॉर्नर पे जो एटम है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, फेस के सेंटर पे जो है उसका कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, एज के सेंटर पे जो है उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। नेक्स्ट टाइम हम इसको और डिटेल में करेंगे, लेकिन इसको जरूर पढ़ के रखना, तब जाके क्लियर होगा। 11 सारे बच्चों को समझ आया किसी को कि नहीं है? यस हाँ सर आ गया। यस सर यस सर आ गया। हाँ रितिका, यस सर होमवर्क सबका आ रहा है? यस सर सब सुना रहे हैं कि नहीं? यस सर अभी मल्लिका ने नहीं सुनाया था। अच्छा चलो, वो तो आज की बात है ना, वैसे सुना रहे हैं ना सारे, तुम मेरे को मैसेज कर देते हो हमेशा, मुझे पता है। यस और सर बाकी कौन है? हाँ मुकुल। सर अभी अखिलेश ने तो नहीं सुनाया, सुधांशु ने सुना दिया था। हाँ नहीं, मैंने कुछ कल दिन रात से को तीनों अखिलेश ने कर दिया था, सुनाया। मैंने कल नहीं रात को होमवर्क तो तीनों को कल फोन कर रात दिया, को आ तुम मेरे को गया। मैसेज कर दिया। हाँ वो मैंने तीनों को फोन किया था हाँ इमीडिएटली, होमवर्क तो तीनों दूसरी को बात। साथ के साथ आ गया था। समय और को तू उनके पेरेंट्स को भी मैसेज कर दिया कर, होमवर्क नॉट सेंट, पेरेंट्स को भी कर दिया कर मैसेज। ओके सर। मुझे तो कर ही दिया कर, पेरेंट्स को भी कर दिया कर। हाँ ओके सर। तो क्या है, मैं व्हाट्सएप पे लिख देता हूँ कि होमवर्क नहीं आया तो भेज देते चलो हैं। हाँ चलो, जो बच्चे सुना रहे हैं बिल्कुल। श्रेया, श्रेया यस सर यस सर। हाँ श्रेया, मैंने कल वो पूछा था, तुम लोग अपना कंटिन्यूटी में रहो दोनों, श्रेया के साथ, श्रेया के साथ, सही है? यस सर। यस सर अच्छा अब मिस मत करना, क्योंकि दक्ष 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 इसमें, लक्ष्य, चलो उन्होंने अटेंड कर रखा है। चलो कुछ नेक्स्ट टाइम करेंगे, अब यहाँ तक पढ़ के रखना। नेक्स्ट वाली क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी सॉलिड स्टेट की, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर और ये कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम का मैंने हिंट दे दिया, नेक्स्ट टाइम करेंगे अब आगे।